वो एक अकेला और हारा हुआ लड़का था, लेकिन एक खतरनाक हत्यारा उसकी नौकरानी बन गई और उससे प्यार करने लगी। हियो एक आम लड़का था जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां अकेले घर पर बिता रहा था, क्योंकि उसके माता पिता अपनी दूसरी शादी की हनीमून पर गए थे। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहता और 2D वाइफ्स के बारे में सोचता, जिससे उसका घर कचरे का ढेर बन गया। एक सुबह जब वो सो रहा था, किसी ने उसकी डोरबेल बजाई। जब वो दरवाजे पर गया तो उसकी सिक्योरिटी कैमरा में एक खूबसूरत लड़की दिखी जो नौकरानी का काम मांगने आई थी। हियो को समझ नहीं आया कि क्या करे, तो उसने लड़की को अंदर बुलाया और पूछा कि क्या उसके पास कोई काम का अनुभव है। लड़की ने बताया कि वो पहले एक हत्यारा थी और अपने मास्टर के लिए निष्ठाहीन लोगों को मारती थी। हियो घबरा गया और लड़की ने कहा कि उसका मास्टर ने उसे हियो की सेवा के लिए भेजा है। हियो ने सोचा कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन वो गंभीर थी, जिससे वो और डर गया। उसने पूछा कि क्या वो किसी तरह उस मास्टर से जुड़ा है, तो हत्यारा नौकरानी ने बताया कि उसकी दादी मास्टर के बेटे के तीसरे चचेरे ड्राइवर को जानती थीं। हियो ने कहा कि फिर तो वो अजनबी हैं, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने उसे बीच में टोक दिया, जिससे वो नाराज़ हो सकती है। उसने जल्दी टॉपिक बदल दिया और पूछा कि वो हत्या के किस फील्ड में माहिर है। लड़की ने उसे बैकयार्ड ले जाकर डेमो देने का फैसला किया। उसने पेड़ पर चाकू फेंके और एक साफ सीधी लकीर बना दी। हियो डर के पसीने से भीग गया और बोला कि उसे किसी को मारने की ज़रूरत नहीं, और चूंकि वो उसके मास्टर को नहीं जानता तो उसे वापस चली जाना चाहिए। लड़की उदास दिखी, लेकिन हियो के फैसले को स्वीकार कर माफ़ी मांगते हुए चली गई। हियो ने राहत की सांस ली जब वो गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ भूल गई। वो उसके पीछे दौड़ा और बोला कि उसने 1 घंटी भूल गई। जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचा, एक ट्रक उसके सामने आ गया और उसे लगा कि अब ख़त्म हो गया। लकीली हत्यारा नौकरानी ने छलांग लगाकर उसे बचाया। वो उठते वक्त अजीब तरह से शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने कभी किसी को ऐसे नहीं बचाया था, और उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हियो थोड़ा हैरान हुआ और फिर नौकरानी चली गई। अचानक हियो का मन बदल गया और उसने पूछा कि क्या वो अपनी क्षमताओं का टेस्ट रन दे सकती है। घर पहुंचकर नौकरानी ने चाकू इस्तेमाल करने का लेक्चर देना शुरू किया, लेकिन हियो ने कहा कि वो सिर्फ घर की सफाई चाहता है। हियो ने कमरे में बिखरे बैग्स की तरफ इशारा किया और नौकरानी ने पूछा कि इनमें से कितने में लाशें हैं। हियो घबरा गया और उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसके काम से नहीं जुड़ा, उसे सिर्फ एक नॉर्मल हाउसकीपर चाहिए। उसे उसकी जान बचाने का एहसान था, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था। लड़की ने पूछा कि क्या वो उसे हायर करेगा अगर वो अच्छी हाउसकीपर बन सके। उसने पूरी कोशिश की, लेकिन शुरू होते ही मॉप टूट गया, पानी एवरीवेयर बिखर गया और बाल्टी उसके सिर पर आ गई। वो घबराई और हियो से माफ़ी मांगी, बोली कि वो जल्दी गंदगी साफ कर देगी, लेकिन वो फिसल गई और हियो कुछ कर पाता। उसने अपनी एक्रोबैटिक स्किल्स दिखाई और परफेक्ट लैंडिंग की। ये पल तब बर्बाद हो गया जब बाल्टी फिर सिर पर गिरी। हियो ने पूछा कि क्या वो हमेशा इतनी क्लमजी रहती है। वो उदास हो गई और माफ़ी मांगी, क्योंकि उसे सिर्फ मारना आता था। उसने कहा कि अगर हियो उसे हायर नहीं करना चाहता तो वो समझेगी, लेकिन हियो ने बाल्टी हटाई और उसे तौलिया दिया, बोला कि नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं। उसने उसकी मदद से घर साफ किया और उसे सिखाया। जल्दी ही घर चमक गया। हियो को भूख लगी, लेकिन नौकरानी को कुकिंग नहीं आती थी, तो उसने उसे भी सिखाना शुरू किया। उसने सब्जियां काटने का जिम्मा लिया और अपनी माहिर चाकू स्किल्स से कैबेज को सेकंड्स में काट डाला। हियो ने पहले से खरीदे पोर्क कटलेट्स निकाले, लेकिन लड़की को पता ही नहीं था कि ये क्या है। उसने कहा कि उसे खाने के स्वाद की परवाह कभी नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए है। हियो को ये बात अखरी और उसने लोकल शॉप के कटलेट्स की तारीफ की, लेकिन लड़की की रिएक्शन डल रही। हियो हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि स्वाद चखने पर उसका रुख बदलेगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने उसका नाम नहीं पूछा। लड़की ने बताया कि उसका कोई नाम नहीं है और हियो उसे जो चाहे बुला सकता है। हियो सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो उसे अभी के लिए मेड बुलाने का फैसला किया। उसने खाना परोसा और खाते वक्त बेसब्री से मेड की रिएक्शन का इंतज़ार किया। हालांकि उसे स्वाद में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन उसे एक गर्माहट महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई। उसने कहा कि यह स्वादिष्ट है। जब हियो ने उसे 90% MSG वाला स्पेशल सॉस चखाया, तो वो इसके स्वाद से दंग रह गई। उस रात हियो एक बुरे सपने से रोते हुए जागा, जिसमें उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, जो उसे अक्सर आता था। अचानक उसे भूख लगी तो वो नूडल्स लेने किचन गया, लेकिन वहाँ पहले से कोई था और उसे डर लगा कि कहीं मेड उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रही। वो डरते हुए झांका और नौकरानी को लाल दाग के साथ देखकर घबरा गया, लेकिन जब वो सॉस की बोतल लिए मुड़ी तो उसे राहत मिली। मेड घबराई, लेकिन हियो ने कहा कि वो रिलैक्स करे, क्योंकि मिडनाइट मंचीज़ का उसे भी अनुभव है। उसने बचा हुआ खाना और कप नूडल्स बनाए, और खाने के बाद मेड ने पूछा कि क्या उसे अभी अभी बुरा सपना आया था। उसने कहा कि किचन जाते वक्त उसे हियो के कमरे से कराहने की आवाज़ आई और सोचा कि कोई हमला कर रहा है, लेकिन वो नींद में रो रहा था। हियो शर्मिंदा हुआ और मेड ने बताया कि वो अपनी माँ का नाम कई बार पुकार रहा था।
फिर मेड ने अपना सपना बताया जिसमें एक बड़ा सॉस का बोतल था जो बोल रहा था, लेकिन वो उसे चाटने गई तो वो गायब हो गया। हियो हैरान रह गया और मेड ने कहा कि ये उसके लिए नई बात थी, क्योंकि उसके सपने सिर्फ मारने या मरने के बारे में होते थे। इसलिए उसे हियो का बुरा सपना देखकर दुख हुआ और वो उसे कैसे कंफर्ट करे नहीं जानती थी। हियो ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि माँ के चले जाने के बाद उसे अक्सर ऐसे सपने आते हैं। बचपन में बुरे सपने आने पर वो माँ की गोद में सोता था और मेड ने तुरंत अपनी जांघें ऑफर कीं। हियो घबरा गया और बोला कि वो अब बच्चा नहीं और हर किसी की गोद में नहीं सो सकता। ये सुनकर मेड को खालीपन महसूस हुआ और उसे अपने पिछले मास्टर की बातें याद आईं जो कहते थे कि वो सिर्फ मारने के लिए बनी है। वो ठंडी महसूस करने लगी, लेकिन अचानक हियो ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। मेड को गर्मी महसूस हुई और उसने कहा कि वो जितना चाहे सो सकता है। अगले दिन मेड ने कचरा काट कर उसे साफ करने की कोशिश की और हियो प्रभावित हुआ। जब हियो कचरा फेंकने बाहर गया तो उसे दरवाजे पर एक पिल्ला मिला जिसे कोई छोड़ गया था। हियो गुस्सा हो गया और सोचा कि क्या उसका घर हर तरह के आवारा जानवरों का अनाथालय है। जब मेड ने बॉक्स में एक नोट देखा तो उसमें लिखा था कि पिल्ले का मालिक ने सोचा था कि ये छोटी नस्ल का होगा, लेकिन ये बड़ा हो गया और उसके पास इसे पालने के पैसे या वक्त नहीं था, इसलिए उसने इसे नेबरहुड के सबसे अमीर लगने वाले घर के सामने छोड़ दिया और उम्मीद की कि कोई इसे पालेगा। हियो परेशान था, लेकिन गर्मी में पिल्ले के बाहर न मरने के लिए उसे अपनाने का फैसला किया। मेड को ये बातें पुराने ट्रॉमा की याद दिला गईं और उसने कहा कि बिना सोचे किसी की जान बचाना हमेशा सही नहीं होता। जो लोग छोड़े जाते हैं उन्हें खुद मजबूत होना चाहिए। उसने हियो को चेतावनी दी कि अगर वो पिल्ले पर दया दिखाएगा तो उसे पछतावा हो सकता है। हियो ने कहा कि वो ऐसी बातों पर ज़्यादा दर्शन नहीं करता। उसने पिल्ले को गोद में उठाया और पूछा कि क्या मेड ने उसे कल दया से बचाया या ये उसका इंसान का फितरत था। उसने कहा कि इंसान की फितरत होती है कि वो जिसे बचा सकता है उसे बचाए, और पिल्ले को अंदर ले गया। हियो को पिल्ला क्यूट और फ्लफ़ी लगा और उसने मेड से पूछा कि क्या वो भी इसे पकड़ेगी। उसने मना कर दिया और दूर हट गई। हियो ने पूछा कि क्या उसे कुत्तों से डर लगता है, और वो शर्मिंदी में हाँ कहा। उसने कहा कि अगर हियो उसे ऑर्डर देगा तो डर के बावजूद वो पिल्ले को पकड़ेगी। हियो ने कहा कि उसे मजबूरी नहीं करनी और पूछा कि उसे कुत्तों से डर क्यों लगता है। मेड ने बताया कि उसके मास्टर ने उसे हत्यारा बनाने के लिए जंगल में जंगली कुत्तों के साथ छोड़ दिया था, जिससे उसे ट्रॉमा हो गया। हियो ने कहा कि यह गंभीर समस्या है, क्योंकि वो पिल्ले को घर में रखना चाहता था और उम्मीद थी कि मेड मदद करेगी। ये बातें उसे हिला गईं और अपने नए मास्टर के लिए उपयोगी बनने के लिए उसने डर पर काबू पाने का फैसला किया। उसने पूछा कि क्या वो पिल्ले को पकड़ सकती है। हियो ने उसे पिल्ला दिया और मेड पुराने नोकिया फ़ोन की तरह कांपने लगी, जबकि पिल्ला उसके आर्म्स में आराम से था। हियो ने पूछा कि उसे डर किस बात का है, और उसने कहा कि इसके नुकीले नाखून और दांत। हियो ने कहा कि पिल्ला क्यूट और मासूम लगता है। अचानक पिल्ले ने उसकी उंगली चबानी शुरू कर दी और वो इतना घबरा गई कि उसे खिड़की से फेंकने वाली थी। लकीली हियो ने उसे रोका और पिल्ले को ले लिया, जबकि मेड ज़मीन पर सांस ले रही थी। पिल्ला ने हियो की उंगलियां भी चबानी शुरू की और उसे एहसास हुआ कि इसके दांत खुजली कर रहे हैं। उसने पिल्ले को पेट शॉप ले जाकर चेक कराया और ज़रूरी सामान खरीदा। घर लौटते वक्त हियो ने मेड को शॉपिंग में मदद के लिए धन्यवाद दिया। अचानक उसने कहा कि उसे हियो जैसा नेक इंसान कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके ऑर्डर उसे अजीब लगते हैं। उसका पिछला काम लोगों को मारना था, जहां फेल करना मना था, लेकिन हियो ने उसे गलतियां करने के बावजूद अच्छा व्यवहार किया। उसने पूछा कि वो कैसे ज़्यादा उपयोगी बन सकती है और क्या वो उसके साथ फिट होती है। इससे पहले हियो जवाब दे पाता, पिल्ला दौड़ पड़ा, लेकिन हियो ने उसे पकड़ लिया। उसने मेड को कहा कि शायद वो हत्यारा बनना छोड़ना चाहती थी और नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती होगी। ये उसका मौका है, तो उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मेड को एहसास हुआ कि हत्यारा बनते वक्त उसने कभी सोचा नहीं कि ये छोड़ दे, मारना ही उसकी ज़िंदगी थी और वो बेकार समझती थी अगर रुकती। अचानक हियो ने उसे सूरज डूबने का नज़ारा दिखाया और वो सोचने लगी कि हियो के साथ रहकर उसे अपनी असली चाहत समझ आएगी। हियो ने कहा कि जब वो पहली बार आई थी तो उसे डर लगा था, क्योंकि उसने असल हत्यारे नहीं देखे थे, लेकिन उसे जानने के बाद एहसास हुआ कि वो दिल से अच्छी है। ये सुनकर मेड को वो वक्त याद आया जब वो नॉर्मल लड़की थी और माता पिता उसकी तारीफ़ करते थे। उसने पूछा कि वो फिर से नॉर्मल कैसे बने, और हियो ने सलाह दी कि नई चीज़ें सीखते वक्त गलतियां होना आम है, तो उसे बोझ नहीं बनाना चाहिए। बाद में मेड ने डिनर की तैयारी शुरू की और कैबेज नॉर्मल तरीके से काटा। अचानक पिल्ला आया और उसके पैरों से रगड़ने लगा। मेड घबरा गई और सोचा कि वो पीछे से हमला कर रहा है, तो चाकू उसकी तरफ कर दिया। लेकिन जब पिल्ला कांपकर गिर गया तो उसे एहसास हुआ कि वो भूखा था। उसने उसे खाना खिलाया और डर पर काबू पाने के लिए छुआ, लेकिन हियो उसी वक्त आ गया और उसे डर गया। हियो को खुशी हुई कि मेड ने पिल्ले को खिलाया और उसने धन्यवाद दिया।
उसने पिल्ले को सहलाया और उसकी फ्लफी फर देखकर उसे मचाई नाम दिया। सबको नाम पसंद आया। हियो ने बिना वजह इमोशन दिखाया कि मेड अब बेहतर काम कर रही है। ये तारीफ सुनकर मेड को खुशी हुई और उसने पिल्ले की देखभाल करने की पेशकश की अगर हियो बिजी हो। हियो को उसकी फोबिया की चिंता थी, लेकिन मेड ने कहा कि नॉर्मल बनने के लिए उसे डर से लड़ना होगा। हियो ने उसकी हिम्मत देखी और उसे मचाई को सहलाने में मदद की। उसने उसका पेट सहलाया और समझा कि उसका डर बेकार था क्योंकि पिल्ला अच्छा था। इसके बाद वो डिनर के लिए बैठे और मेड को फिर से सॉस पसंद आया। उसने प्लेट जल्दी ख़त्म की और हियो ने पूछा कि क्या उसे दूसरी सर्विंग चाहिए। उसने कहा कि मास्टर को ऐसे छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका शरीर उल्टा रिएक्ट कर प्लेट बढ़ा दिया। हियो ने कहा कि उसे हिचकिचाना बंद करे और मांगे अगर कुछ चाहिए। मेड ने मौका लिया और नाम पूछने को कहा। हियो ने कुछ रूटीन सवाल किए, जैसे उसका जन्मदिन। उसने बताया कि उसे सिर्फ इतना पता है कि उस दिन भारी बर्फबारी थी। हियो ने उसे युकी नाम दिया, जो बर्फ़ का मतलब है, लेकिन ये उसे ट्रॉमा की याद दिला गया। उसका पिछला मास्टर भी उसे युकी कहता था क्योंकि वो ठंडी थी। उसे नाम पसंद नहीं था, लेकिन हियो ने बर्फ़ और सर्दी की तारीफ़ की तो वो मान गई। उसने मुस्कुराकर हियो को धन्यवाद दिया और नाम बार बार दोहराने लगी। अगले दिन युकी मचाई के साथ खेल रही थी जब हियो उसके पास पियर्सिंग गन के साथ आया। उसने कहा कि वो दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए पियर्सिंग कराना चाहता है, लेकिन खुद करने में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो युकी से करने को कहा। युकी ने कोशिश की, लेकिन कान में छेद करने से पहले कांपने लगी। उसने हियो से पूछा कि क्या ये उसकी सज़ा है क्योंकि वो कुछ गलत कर गई। उसने कहा कि उसे हियो के शरीर में छेद करने का डर है। हियो ने पूछा कि क्या वो पहले लोगों को बड़े पैमाने पर छेद नहीं करती थी। अचानक डोरबेल बजी और युकी देखने गई। बाहर हियो की छोटी बहन रिको थी, जो उसे टेक्स्ट करके पिल्ले के बारे में बताई थी और देखने आई थी। युकी ने दरवाज़ा खोला और रिको हैरान रह गई कि उसके भाई के घर में लड़की है। अंदर आकर उसे घर की साफ सफाई देखकर हैरानी हुई, लेकिन उसकी नौकरानी को देखकर दिमाग हिल गया। उसने हियो के गाल खींचे और पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। हियो ने कहा कि माँ को चिंता होती अगर वो बताता। उसने पापा को मेड हायर करने की बात बताई थी और उन्होंने हाँ कर दी। रिको ने फिर गाल खींचे और युकी ने पूछा कि क्या भाई बहन अलग घरों में रहते हैं। रिको शर्म से मुंह फेर लिया और हियो ने बताया कि उसकी बहन खूबसूरत चीज़ों से प्यार करती है, इसलिए उसने युकी के बारे में नहीं बताया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से परिचय किया और रिको ने कहा कि युकी का नाम बहुत प्यारा है। युकी ने धन्यवाद कहा और बताया कि हियो ने उसे ये नाम दिया क्योंकि वो हत्यारा थी और उसका कोई तय नाम नहीं था। हियो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिको सुनकर थम गई। रिको को युकी से डर नहीं बल्कि हैरानी थी कि वो खूबसूरत और मजबूत दोनों हैं। उसने ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन युकी की हैंडराइटिंग क्रूड और बच्चे जैसी थी, जिससे रिको निराश हुई। युकी चिंतित हुई और कहा कि उसे लिखना नहीं आता, लेकिन 12 भाषाएं बोल सकती हैं। रिको और प्रभावित हुई और अपनी समर वेकेशन प्रोजेक्ट युकी पर करने का फैसला किया। उसने कहा कि पहले उसकी हत्यारा स्किल्स दिखाए, लेकिन हियो ने बहन को रोका। उसने कहा कि ऐसा कुछ न लिखे जिससे युकी मुसीबत में पड़े, लेकिन रिको ने कहा कि वो इसे फिक्शन बताएगी। फिर युकी ने रिको को बैकयार्ड ले जाकर अपनी स्किल्स दिखाई। रिको ने सिर पर सेब रखा और युकी ने चाकू फेंककर सेब के बीच में मारा। रिको को मज़ा आ गया और उसने पूछा कि चाकू कहाँ से लाई। युकी ने कहा कि वो उसके कपड़ों में था। पहले 16 चाकू रखती थी, लेकिन हियो ने कहा कि 5 काफ़ी हैं। इसके बाद रिको की भूख लगी और हियो हंसा कि लंच का वक्त हो गया है। रिको ने युकी से सिग्नेचर डिश बनाने को कहा, लेकिन उसे सिर्फ कैबेज काटना आता था। चूंकि वो सब वेजिटेरियन नहीं, तो वो बाहर बिग मैक्स खाने गए। रिको ने एक समर फेस्टिवल का पोस्टर देखा जो रात को होने वाला था। हियो ने युकी को बताया कि वहाँ स्पेशल सॉस बिकता है। युकी को सुनकर मुंह में पानी आ गया और उसने हियो से वहाँ जाने की विनती की, जो उसने खुशी से मानी। तीनों फेस्टिवल गए और शूटिंग गेम खेला। रिको को कुछ नहीं लगा और युकी ने गन ली, लेकिन वो भी मिस कर गई क्योंकि गन टेढ़ी थी। उसे शक हुआ कि क्या वो हत्यारा बनने के लायक है। फिर वो गोल्डफिश स्कूपिंग में स्किल्स दिखाई। इसके बाद वो सॉस की दुकान गए और युकी ने सॉस वाले क्रैकर्स खूब एंजॉय किए। रिको कुछ पीने चली गई और हियो युकी उसके इंतज़ार में रुके। हियो ने पूछा कि क्या युकी पहले फेस्टिवल गई थी, तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन सिर्फ टारगेट मारने के लिए। उसे अपना अंधेरा अतीत याद आया, लेकिन अचानक आतिशबाजी शुरू हुई और वो दंग रह गई। रिको लौटी और उनके बीच बैठकर आतिशबाजी देखी। घर लौटते वक्त एक बाइकर तेजी से आया और किसी ने चिल्लाकर कहा कि वो लुटेरा है जिसने सामान चुराया। वो रिको को लगभग कुचल देता, लेकिन युकी ने उसे बचाया। हियो ने जांच की और उसे लगा कि बहन को शायद युकी की बाहों में किंक जाग गया। हियो खुश था कि कोई हर्ज नहीं हुआ, लेकिन बाइकर पर गुस्सा था जो मासूमों को लूटता और लोगों की जान खतरे में डालता है। उसने कहा कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और युकी ने इसे अपना मिशन माना। वो इमारत पर चढ़ी और स्पाइडरमैन की तरह लुटेरे के पीछे दौड़ी, इससे पहले कि हियो उसे रोक पाता। रिको ने कहा कि उन्हें युकी को फॉलो करना चाहिए।
क्योंकि वो लुटेरे को पीटते देखना चाहती है। युकी ने छतों पर छलांग लगाई और लुटेरे को पकड़ा। उसने इमारत से छलांग लगाई और 2 चाकू फेंककर उसके टायर फोड़ दिए, जिससे वो गली में क्रैश हो गया। हियो और रिको पहुंचे जब युकी लुटेरे के पास चाकू लिए थी। हियो घबरा गया और बोला कि उसे न मारें, लेकिन युकी ने सिर्फ उसके हेलमेट पर टैप किया, बोली कि ये उसकी सज़ा है। हियो को राहत मिली और युकी ने कहा कि ये उसकी नज़र में नॉर्मल सज़ा है, क्योंकि लूटी हुई महिला पुलिस के साथ आई और बाइकर को अरेस्ट किया। तीनों घर गए और रिको ने कहा कि स्कूल में दोस्त हैरान होंगे जब वो युकी की बात बताएगी। युकी को स्कूल की उत्सुकता हुई क्योंकि वो कभी नहीं गई। रिको ने कहा कि स्कूल मज़ेदार है जब तक साइलेंट बच्चा सेमी ऑटोमेटिक न लाए। वो अपने घर की तरफ दौड़ी और युकी सोचने लगी कि स्कूल उसे नॉर्मल बना सकता है। हियो ने सहमति जताई, लेकिन सोचा कि उसकी उम्र में दाखिला संभव है या नहीं। समय बीता और गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुईं। हियो नई हाई स्कूल की शुरुआत के लिए स्कूल गया और सोचने लगा कि युकी घर पर ठीक रहेगी या नहीं। अचानक उसका एक बदमाश दोस्त आया और पूछा कि क्या उसे शहर में एक खूबसूरत मेड कॉस्प्लेयर की खबर मिली। हियो ने ड्रिंक उगल दिया और अनजान बन गया। दोस्त ने कहा कि उसने लाइब्रेरी में उस मेड को देखा और हियो को हैरानी हुई कि युकी वहाँ क्यों जाती है। तभी टीचर क्लास में आया और बोला कि उनके पास नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, जो कोई और नहीं युकी थी। हियो हैरान रह गया। टीचर ने उसे हियो का चचेरा भाई बताया और उसके सामने बिठाया। युकी ने मुड़कर कहा कि वो अपने मास्टर के साथ पढ़ाई के लिए उत्साहित है और क्लास में सारे जलने लगे। दिन हियो के लिए मुश्किल रहा और स्कूल के बाद रिको आई तो वो पत्थर बन चुका था। उसे एहसास हुआ कि रिको ने सब प्लान किया। रिको खुशी से कूद पड़ी और बोली कि ये उसका सरप्राइज़ था। हियो निराश था, लेकिन रिको ने कहा कि युकी बहुत तेज़ी से सीखती है। रिको ने बताया कि युकी ने 3 दिन में बेसिक्स सीख लिए। हियो को और सवाल थे, जैसे युकी का दाखिला कैसे हुआ और क्यों उसे चचेरा भाई बनाया। युकी ने कहा कि रिको का आइडिया था चचेरा भाई बनने का, ताकि उसकी बैक स्टोरी मजबूत हो। दाखिला के लिए उसने अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन यूज़ किए और रिको ने हियो को न बताने को कहा ताकि उसकी रिएक्शन मज़ेदार हो। हियो ने रिको को डांटा और युकी चिंतित हुई कि वो नाराज़ है। हियो ने कहा कि वो नाराज़ नहीं, बस शौक में है और अब से हाई स्कूल ज़िंदगी साथ एंजॉय करेंगे। अगले दिन लंच ब्रेक शुरू होते ही स्टूडेंट्स कैंटीन की तरफ दौड़े, क्योंकि वहाँ हर हफ्ते एक दिन कत्सूडा ब्रेड बिकता था। युकी को ये जानकर उत्सुकता हुई और हियो ने बताया कि कत्सूडा बेकरी मशहूर है और स्कूल का उससे टाई अप है। ये रेयर होने की वजह से कम टुकड़े होते हैं और सब पहले पहुंचने की होड़ में रहते हैं। हियो ने उसे ब्रेड के वर्जन बताए जिसमें एक में डिलीशियस सॉस था। ये सुनकर युकी तैयार हो गई और कहा कि वो दोनों के लिए ब्रेड लाएगी। हियो ने कहा कि क्लास कैंटीन से दूर है तो मुश्किल होगा, लेकिन युकी रुकने को तैयार नहीं थी। वो खिड़की से कूद गई और छत पर पहुंची। हियो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर हार मान लिया। युकी रेलिंग पर दौड़ी, पूरी फोकस ब्रेड स्टोर पर थी। हियो को रिको की डिज़र्ट के पीछे भागने की याद आई और सोचा कि लड़कियां कुछ खाने के लिए रुकती नहीं। तभी उसे हार्डकोर कत्सूडा फैंस का ग्रुप दिखा और डर लगा कि युकी से टक्कर हो सकती है, लेकिन युकी ने शॉर्टकट लिया और एक बिल्डिंग से दूसरी पर छलांग लगाई, रेलिंग पर बैलेंस बनाकर नीचे उतरी और ब्रेड स्टोर के सामने पहुंची। युकी खूबसूरती से अंदर आती है और अपने लिए स्टफ्ड ब्रेड और हियो के लिए सैंडविच ऑर्डर करती है, लेकिन जब वह हियो के पास लौटती है तो उसे निराशा होती है, क्योंकि दुकान की महिला ने कहा कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ब्रेड ही ले सकता है। वह हियो से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने स्टफ्ड ब्रेड ले ली और उसके लिए कैफेटेरिया से साधारण स्टफ्ड ब्रेड लाई। हियो कहता है कि वह साधारण ब्रेड खाएगा और युकी मिकले उसे कत्सूदा ब्रेड ऑफर करती है। वह मना कर देता है क्योंकि उसे पहले खाया है और उसे लगता है कि यह अनफेयर होगा अगर वह खाए और युकी, जो इसे चाहती थी, नहीं खाए। युकी बहुत खुश होती है और स्टफ्ड ब्रेड खाना शुरू कर देती है और हियो उसे देखकर खुश हो जाता है। अचानक युकी ब्रेड का एक टुकड़ा तोड़कर उसे खिलाने की कोशिश करती है और हियो घबराने लगता है जब वह इसे उसके गले में ठूंस देती है। उस रात रिको हियो के घर आती है और युकी के साथ रात बिताने की योजना बनाती है। वह हियो को बताती है कि उसे हमेशा से एक बड़ी बहन चाहिए थी और एक समय तो उसने हियो को लड़की समझा था। हियो उसे अपनी कल्पना पर काबू रखने को कहता है। रिको कहती है कि उसे एक बेहतर आइडिया सूझा है, युकी को उसकी बड़ी बहन बनाना। वह कहती है कि हियो को युकी से शादी करनी चाहिए ताकि वह परिवार में आ सके, जो हर किसी के लिए परफेक्ट अंत होगा। हियो घबराने लगता है जब रिको कहती है कि युकी उसे पसंद करती है। हियो इसका इनकार करता है, लेकिन रिको कहती है कि उसे लड़कियों की भावनाएं समझ नहीं आएंगी, पर उसे साफ दिखता है कि युकी कभी भी अपने दिल की बात कह सकती है। रिको कहती है कि उनकी मम्मी शायद शादी के लिए मान जाएंगी, लेकिन पापा के बारे में उसे शक है। तभी युकी वहाँ आती है और पूछती है कि कौन शादी करने वाला है। हियो घबरा जाता है, लेकिन रिको बिना हिचकिचाए कहती है कि उसे युकी से अपने भाई की शादी देखनी है। वह युकी से पूछती है कि क्या उसे हियो पसंद है और युकी हाँ कहती है। बताती है कि वह उसे बहुत एडमायर करती है। हियो अपना दिमाग खोने के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन रिको विषय बदल देती है और कहती है कि उसे फल खाने हैं।
वे बाहर फल खाने और ताज़ी हवा का मज़ा लेने चले जाते हैं, जहाँ रिको फिर से हियो और युकी को जोड़ने की बात शुरू कर देती है। वह कहती है कि जब हियो 18 का हो जाएगा तो कानूनी तौर पर युकी उससे शादी कर सकती है क्योंकि वह उससे बड़ी है। युकी थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उसे शादी का मतलब नहीं पता, लेकिन रिको कहती है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो वह हैंडल नहीं कर सकती। हियो अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन रिको पूछती है कि क्या उसे एक खूबसूरत और डिपेंडेबल लड़की जैसे युकी से शादी करने में खुशी नहीं मिलेगी। हियो शर्मा जाता है क्योंकि वह इनकार नहीं कर सकता, और रिको कहती है कि उसका पॉइंट साबित हो गया। अगले स्कूल के दिन हियो नींद में है क्योंकि रिको ने पूरी रात उन्हें जगा रखा था। अचानक टीचर उसे सोता देखती है और चौक फेंककर उसके सिर पर मारती है, लेकिन युकी अपनी स्किल्स से उसे तेज़ी से 2 हिस्सों में काट देती है। हालांकि यह प्लान उल्टा पड़ता है क्योंकि चौक के दोनों टुकड़े हियो की आंखों पर लगते हैं और युकी घबरा जाती है। उसे लगा था कि जैसे फिल्मों में होता है ये उसके सिर से चूक जाएगी। टीचर और क्लास के बाकी लोग भी हैरान हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि चौक कैसे 2 हिस्सों में बंट गई। हियो अपनी आंखें चेक करवाने इन्फर्मरी जाता है और वहाँ एक खूबसूरत नई नर्स देखकर हैरान हो जाता है। वह खुद को निदा कहकर पेश करती है और हियो की आंखें चेक करने लगती है। वह हियो से उसका युकी के साथ रिश्ते के बारे में पूछती है। हियो घबराते हुए कहता है कि युकी उसकी कज़न है और निदा हंसते हुए कहती है कि वे एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते। वह कहती है कि हियो उसका टाइप है और हियो जवाब नहीं दे पाता। निदा चेकअप ख़त्म करती है और कहती है कि उसकी आंखों को नुकसान नहीं हुआ। फिर वह अचानक दरवाज़ा लॉक करती है और हियो को बेड पर धकेल देती है। कहती है कि वह उसके पूरे शरीर की जांच करेगी। हियो घबराता है जब निदा उसके ऊपर चढ़ती है और कहती है कि वह उसे बेस्ट फर्स्ट टाइम देगी। हियो चिल्लाता है कि यहाँ तो सबसे घटिया कॉर्न वीडियो में भी इमोशनल डेवलपमेंट है, लेकिन निदा परवाह नहीं करती और उसे चूमने ही वाली होती है जब दरवाज़ा टूट जाता है और युकी अंदर आती है। वह हियो की तलाश में थी क्योंकि क्लास ख़त्म होते ही उसे चिंता हुई थी। वह हियो को दूसरी औरत के नीचे देखकर हैरान हो जाती है। हियो उसे देखकर राहत महसूस करता है और उसके पीछे छिप जाता है। युकी निदा से पूछती है कि वह क्या कर रही थी और निदा कहती है कि यह सिर्फ एक प्रैंक था जो वह क्यूट लड़कों के साथ करती है। हियो उसे नहीं मानता क्योंकि वह लगभग ख़त्म होने वाला था, लेकिन निदा उसकी चिंता को नज़रअंदाज कर देती है। वह उसे आई ड्रॉप्स लेने को कहती है, लेकिन हियो उससे मिलने में हिचकिचाता है। निदा उसे चिढ़ाती रहती है। फिर अचानक युकी उसे अपनी ओर खींच लेती है। वह निदा से कहती है कि हियो से दूर रहे और हियो शर्मा जाता है जब उसे एहसास होता है कि युकी जल गई थी। युकी हियो को नर्स के ऑफिस से बाहर ले जाती है, जहां निदा दोनों को प्रॉब्लम होने पर आने को कहती है। युकी हियो का हाथ छोड़ती नहीं जब तक वे एक शांत जगह नहीं पहुंचते। फिर वह माफ़ी मांगती है कि उसने उसे खींचा। वह कहती है कि उसे हियो को कुछ ज़रूरी बताना है और हियो का दिल ज़ोर से धड़कता है। उसे लगता है कि युकी अपने दिल की बात कहने वाली है। हियो का दिल ज़ोर से धड़कता है। उसे लगता है कि युकी कन्फेस करने वाली है, लेकिन युकी उसे चौंका देती है जब कहती है कि निदा ज़रूर एक असासिन है जैसे वह खुद है और उन्हें उससे सावधान रहना चाहिए। वह बिल्कुल सही है क्योंकि निदा सचमुच एक असासिन है जिसके बड़े बड़े सपने हैं। वह हैंडसम और मस्कुलर मॉडल्स का हार्म बनाना चाहती है और ग्रीस में शानदार ज़िंदगी बिताना चाहती है। इसके लिए वह असासिन बनी और कई लोगों को मारा। अब उसका आखिरी मकसद पूरा होने वाला है। उसका मौजूदा मिशन युकी को ख़त्म करना है, जिसके बाद उसे इतने पैसे मिल जाएंगे कि वह अपनी ज़िंदगी जी सके। दूसरी ओर हियो घर पर सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन युकी की नज़रों के कारण यह मुश्किल हो रहा है। वह उसे चैन से सोने देने को कहता है, लेकिन युकी मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि निदा सोते वक्त उसे नुकसान पहुंचा सकती है। वह कहती है कि उसे सतर्क रहना होगा ताकि वह ख़तरनाक औरत ना आए। हियो कहता है कि उसकी नज़रों के सामने वह सो नहीं सकता। युकी का एक आइडिया आता है और वह बेड पर हियो के साथ लेट जाती है। हियो घबराने लगता है और कंबल में छिप जाता है क्योंकि उसे अपनी भावनाएं काबू में नहीं आ रही हैं। वह युकी से कहता है कि उसे अपनी चिंता से ज़्यादा उसकी चिंता है। उसे शक है कि निदा युकी की जान के पीछे हो सकती है। युकी इस बात पर गौर करने लगती है और कहती है कि उसे ज़्यादा चिंता न करे क्योंकि वह निदा जैसे इंसान को आसानी से हरा सकती है। वह सोचने लगती है कि निदा को उसका पता कैसे चला और उसे एहसास होता है कि उसका अतीत उसे पकड़ रहा है और उसने हियो को भी इसमें फंसा दिया। वह अचानक उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि उसे किसी बात की चिंता न करे, वह उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखेगी। हियो शर्मा जाता है और उठकर कहता है कि उसे भी युकी की सलामती चाहिए, भले ही वह इसके लिए कुछ न कर सके। वह अचानक खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन युकी कहती है कि वह करेगी क्योंकि स्नाइपर्स का खतरा हो सकता है। जैसे ही वह खिड़की खोलती है, उसे अपनी पसंदीदा सॉस की खुशबू आती है और वह सोचने लगती है कि यह कहाँ से आ रही है। वह इस स्वादिष्ट गंध को ढूंढने में खो जाती है। तभी निदा की आवाज़ सुनाई देती है कि उसका ध्यान भटक गया। कैटवुमन कॉस्प्लेयर निदा कमरे में घुस गई थी जब युकी डिस्ट्रैक्ट थी
और अब हियो उसके कब्जे में है। निदा कहती है कि युकी घर गृहस्थी में इतनी डूब गई है कि वह इतने आसान जाल में फंस गई। निदा पूछती है कि क्या युकी वही मशहूर असासिन व्हाइट वुल्फ ऑफ द ड्रैगन्स 9 है। युकी चाकू निकालती है, लेकिन निदा उसे रुकने को कहती है क्योंकि वह हियो की आंखें निकाल देगी। इससे पहले कि वह कुछ करे, युकी से एक खतरनाक आभा निकलती है और वह चीनी में बोलने लगती है। वह निदा को धमकी देती है कि अगर उसने हियो को नुकसान पहुंचाया तो वह उसे इतना पछताएगी कि वह मौत मांगेगी। निदा डर जाती है और हियो को नुकसान पहुंचाने से पीछे हट जाती है। वह कहती है कि उसका युकी से ही काम है क्योंकि उसे मारने का ऑर्डर मिला है, लेकिन वह जानती है कि उनके स्किल्स में फ़र्क बहुत है और बिना हॉस्टेज के वह युकी से नहीं जीत सकती। इसलिए निदा हियो को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और युकी को रात 2 बजे स्कूल ग्राउंड में मिलने को कहती है अगर वह उसे जिंदा चाहती है। निदा चली जाती है और युकी अपनी टीचर की बातें याद करती है जिन्होंने कहा था कि वह हमेशा एक खूनी असासिन ही रहेगी जिसका मकसद सिर्फ लोगों को मारना है। युकी मानती है कि यह सच है और सोचती है कि वह अब नॉर्मल जिंदगी जीने के भ्रम को छोड़ देगी। वह निदा को मारने, सारे सबूत मिटाने और हियो की सलामती सुनिश्चित होने के बाद देश छोड़कर असासिन के तौर पर काम करने की योजना बनाती है। लेकिन उसे याद आता है कि हियो चाहता था कि वह सुरक्षित रहे और उसके साथ रहे और उसे भी यही चाहिए। दूसरी ओर निदा हियो को स्कूल ले गई है और उसे अपने पर्स में रखे बंधन उपकरणों से बांध दिया है। हियो इस स्थिति में बिल्कुल शांत है और निदा पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि वह कभी भी मर सकता है और यह सब युकी की वजह से होगा। वह पूछती है कि क्या वह अब युकी से नफरत करता है। हियो कहता है कि हालांकि उसे डर लग रहा है लेकिन उसे यकीन है कि युकी उसे बचा लेगी। निदा प्रभावित होती है कि वह इस हालत में भी ऐसा कह सकता है और बताती है कि उसे हियो को इस जंग में नहीं घसीटना था, लेकिन उसे युकी जैसे खतरनाक असासिन से लड़ने के लिए ऐसा करना पड़ा। हियो पूछता है कि युकी कौन है और निदा पूछती है कि क्या उसे उसका असली नाम नहीं पता जो अंडरवर्ल्ड में मशहूर था। निदा कहती है कि युकी सिर्फ असासिन नहीं, एक मॉन्स्टर थी। अंडरवर्ल्ड में कई खतरनाक लोग थे, लेकिन युकी एक अलग स्तर की थी, एक ठंडी बेरहम किलर जो इमोशन दिखाए बिना लोगों को मारती थी। युकी ड्रैगन्स 9 में नंबर 4 थी, जो दुनिया के सबसे बड़े असासिन्स का ग्रुप था। निदा बताती है कि ड्रैगन्स 9 दुनिया भर से टैलेंटेड लोगों को चुनती है और उन्हें मास्टर असासिन बनाती है। इतने पावरफुल होने की वजह से उनके दुश्मन भी बहुत हैं और उनकी कीमत सिर पर लगी है। निदा कहती है कि अगर वह युकी को मार देगी तो उसे ढेर सारा पैसा और नाम मिलेगा, जिससे उसे और बड़े जॉब्स मिलेंगे। हियो उसकी महत्वाकांक्षा से प्रभावित नहीं होता और पूछता है कि क्या वह वही युकी की बात कर रही है जो 16 साल की लड़की है, जो एक पल ठंडी है और अगले पल सब कुछ चेहरे पर दिखा देती है। निदा चिल्लाती है कि उसे यकीन है कि युकी वही असासिन जू है क्योंकि वह पिछले हफ्तों से उसकी जासूसी कर रही है। वह सोचने लगती है कि हियो आम इंसान नहीं है क्योंकि कोई इस हालत में इतना शांत नहीं रह सकता। ऊपर से उसने युकी के पत्थर जैसे दिल को पिघलाया और अब निदा को लगता है कि हियो में कुछ खास है, बस वह इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि युकी उसे बचाने के लिए सब कुछ करेगी और कमज़ोर पड़ जाएगी। जैसे ही घड़ी 2 बजती है, युकी वहाँ पहुँचती है और निदा की ओर दौड़ती है। निदा गोली चलाती है लेकिन युकी उसे आसानी से काट देती है। निदा तुरंत अपने अगले प्लान पर स्विच करती है और ज़मीन पर गोली चलाकर ट्रिप माइन चला देती है। युकी को तब एहसास होता है जब माइन फट जाता है और धमाका हो जाता है। निदा हंसती है, सोचती है कि वह जीत गई और हियो डर जाता है, लेकिन युकी सुरक्षित है और धुएं के बीच निदा पर हमला करती है जो उसे मुश्किल से रोक पाती है। निदा युकी को ताने मारती है कि अगर वह हियो को अपना अतीत बताएगी तो वह उसे अपने पास नहीं रखेगा। युकी निदा की बातों को नज़रअंदाज करती है और कहती है कि वह चुप हो जाए क्योंकि हियो को कल स्कूल जाना है और देर रात जागने से उसे नींद आएगी। निदा चिल्लाने लगती है क्योंकि कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा और कहती है कि अगर युकी चुप नहीं रही तो वह हियो के सारे अंक काट देगी। वह अपने स्मार्टफोन पर बटन दबाती है और हियो के दोनों हाथों और पैरों पर लेज़र निशाना लग जाता है। निदा कहती है कि हर अंक पर स्नाइपर गन है और एक बटन दबाने से हियो सिर्फ धड़ रह जाएगा। वह युकी से हार मानने को कहती है लेकिन युकी बिना हिचक उसकी ओर दौड़ती है। निदा घबराहट में बटन दबाती है लेकिन युकी 4 चाकू निकालती है और लेज़र की रोशनी को मोड़कर गोलियां रोक देती है। निदा घबरा जाती है क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी। वह दूसरा ट्रैप चला सकती है लेकिन युकी का एक चाकू उड़कर उसका स्मार्टफोन तोड़ देता है। निदा चीखती है क्योंकि यह नया था और उसने इंश्योरेंस नहीं कराया था। युकी उसके पास आती है और डरी हुई निदा हियो पर गन तानती है लेकिन युकी उसे लात मारकर दूर कर देती है। वह निदा को ज़मीन पर पटक देती है और निदा सोचती है कि अब उसकी मौत होगी। निदा युकी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकेगी क्योंकि वह अभी भी असासिन है और कई लोग उसे मारने आएंगे। वह पूछती है कि क्या युकी उन्हें मारती रहेगी और फिर नॉर्मल ज़िंदगी का ढोंग करेगी। युकी कहती है कि वह अब किसी को नहीं मारेगी और न ही किसी की मौत की वजह बनेगी। वह हियो को बंधन से आज़ाद करती है और घर चली जाती है, जबकि निदा अभी भी हैरान है।
उसे एहसास होता है कि युकी के बारे में सारी अफवाहें सही थीं और वह ऐसी है जो अपनी मंजिल के लिए नर्क तक जा सकती है। शुक्र है कि वह उसे मारना नहीं चाहती, वरना वह पहले ही मर गई होती। निदा हंसने लगती है कि वह दुनिया की सबसे खतरनाक असासिन से बच गई। दूसरी ओर हियो और युकी घर लौटते हैं। रास्ते में युकी हियो से माफ़ी मांगती है आज की घटना के लिए। वह कहती है कि अगर हियो चाहे तो वह उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी ताकि वह सुरक्षित रहे। हियो उसकी उदास आवाज़ सुनकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वह उसे सेल्फ डिफेंस सिखाए ताकि अगली बार वह उसकी मदद कर सके। युकी भावुक हो जाती है और वे खुशी खुशी घर लौटते हैं। अगले दिन स्कूल में लड़कियां वॉलीबॉल खेलती हैं और युकी अपनी ताकतवर सर्व से पॉइंट्स बनाती हैं। लड़के उसे साइड लाइन से देखते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि इतनी परफेक्ट लड़की हियो से रिश्तेदार है। हियो को इस तुलना से निराशा नहीं होती क्योंकि उसने युकी की असली ताकत देखी है। उसे पिछली रात याद आती है जो किसी एक्शन मूवी जैसी लगी और सोचकर उसे अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह युकी के अतीत के बारे में उत्सुक है लेकिन उसे असहज नहीं करना चाहता, इसलिए पूछता नहीं। जल्दी ही खेल रुकता है और युकी हियो की ओर मुस्कुराती है जिससे सारे लड़के उससे जलने लगते हैं। वे उसे घूरने लगते हैं और हियो इसे इग्नोर कर देता है। तभी एक वॉलीबॉल उसके चेहरे की ओर आती है लेकिन लकीली कोई उसे रोक लेता है। हियो देखता है कि वह निदा है जिसने अपने बालों का रंग ब्लॉन्ड कर लिया है। वह हियो से फ्लर्ट करती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। हियो घबरा जाता है क्योंकि वह वही है जो उसे पिछले रात मारने की कोशिश कर रही थी और ऊपर से लड़के और जलने लगते हैं। निदा उसके पास बैठती है और कंधों को रगड़ते हुए कहती है कि वह उससे नाराज़ ना हो। हियो फ्लैशबैक में जाता है और बताता है कि यह कैसे हुआ। सुबह जब वह और युकी स्कूल आए तो निदा से मुलाकात हुई जो नई लुक में थी। युकी उससे सावधान थी लेकिन निदा ने कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने बताया कि वह अब स्कूल में नर्स नहीं रहेगी क्योंकि उसे नया किरदार बनाना है, एक नया फिजिकल एजुकेशन टीचर जो दूसरे शहर से आई है और हियो की कज़न है। हियो हैरान होकर कहता है कि वे एक जैसे नहीं लगते लेकिन निदा कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वह बताती है कि वह जानकारी जुटाने और डिस्गाइज करने में माहिर है लेकिन यह ब्लॉन्ड लुक उसका असली रूप है। युकी पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है और निदा कहती है कि उसे मज़ेदार चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद हैं। उसे युकी को एक कमज़ोर लड़के की सेवा करते देखना मज़ेदार लगा, इसलिए वह स्कूल में रहकर उन्हें ऑब्जर्व करेगी। वह फिर कहती है कि उसका अब उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और वादा करती है कि हियो को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन यह काफ़ी नहीं था, इसलिए उसने युकी को 3 महीने की कत्सुदा ब्रेड ऑफर की। युकी बिना हिचक मान जाती है और हियो को चिंता न करने को कहती है। वह कहती है कि उनके बिजनेस में बिना वजह सिविलियंस को नहीं मारा जाता और उसे लगता है कि निदा ने सबक सीख लिया है। अगर वह फिर कोशिश करेगी तो युकी उसे आसानी से हरा सकती है। इसी तरह वे निदा को सीक्रेटली ऑब्जर्व करने की इजाज़त दे देते हैं लेकिन लगता है कि उसने सीक्रेट हिस्सा भूल गई। वह हियो से चिपकती है और कहती है कि उसे फिजिकल एजुकेशन टीचर की नौकरी पसंद नहीं लेकिन यह सबसे आसान जॉब है। वह हियो के कान में गंदी बातें फुसफुसाती है जिससे वह घबराता है। युकी गुस्सा हो जाती है और गेंद मारते वक्त अपनी ताकत काबू नहीं रख पाती। गेंद जाल फाड़कर दीवार से टकराती है और युकी घबरा जाती है जब लड़कियां उसकी सुपर ह्यूमन ताकत का कारण पूछती हैं। इसके बाद हियो और युकी साथ में लंच करते हैं और युकी माफ़ी मांगती है कि उसने काबू खोया। हियो कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। फिर युकी कहती है कि हालांकि उसे लगता है कि निदा का कोई बुरा इरादा नहीं, लेकिन हियो के करीब उसे देखकर उसे अजीब लगा। वह पूछती है कि क्या यह नॉर्मल है या वह अजीब बर्ताव कर रही है। हियो समझ जाता है कि युकी जल गई थी क्योंकि दूसरी लड़की उसके करीब आई थी। कुछ दिन बाद युकी घर के काम कर रही होती है और वॉशिंग मशीन खोलती है। जब उसे तौलिए साफ और सूखे मिलते हैं तो वह खुश हो जाती है। वह हियो को यह खुशखबरी देने दौड़ती है क्योंकि पिछले 1 महीने से वह उन्हें सही से धो नहीं पा रही थी। हियो उसकी तारीफ करता है और युकी काम फिर से शुरू कर देती है। हियो पूछता है कि रात के खाने में क्या हो और युकी कहती है कि शेडेड केबेज के साथ पोक कटलेट और स्पेशल सॉस बनाना चाहिए। हियो मान जाता है और उसे उस दुकान पर ले जाता है जहाँ से वह कटलेट खरीदता है। दुकान की बूढ़ी औरत हियो का ऑर्डर लेती है और युकी को देखती है जो खिड़की के शीशे से चिपकी सॉस की गंध सूंघ रही है। वह अचानक दुकान के बूढ़े आदमी को कटलेट काटते देखती है जो सामान्य रूप से कांपता है लेकिन कटलेट काटते वक्त बिल्कुल शांत हो जाता है। युकी सोचती है कि वह भी कोई मास्टर असासिन होगा जो इतनी उम्र में इतना परफेक्ट काम कर सकता है। हियो उसकी कल्पना रोकना नहीं चाहता। बूढ़ी औरत पूछती है कि लड़की क्या बकवास कर रही है और हियो उसे कवर करने के लिए कहता है कि युकी उनकी सॉस की बड़ी फ़ैन है। औरत खुश हो जाती है और बताती है कि सॉस की रेसिपी उसकी है। युकी हैरान होकर पूछती है कि क्या वह भगवान है। वह औरत का शुक्रिया अदा करती है और बताती है कि सॉस उसके लिए कितना मायने रखती है। वह कहती है कि उसे खाने का स्वाद कभी नहीं आया जब तक कि उसने यह सॉस नहीं चखी। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और कहती है कि शायद युकी की ज़िंदगी में गर्माहट और खुशी की कमी थी जिसकी वजह से उसे खाने का स्वाद नहीं आता था।
वह कहती है कि युकी को सॉस का स्वाद इसलिए आया क्योंकि वह खुश थी। युकी सोचती है कि यह सच हो सकता है क्योंकि हियो से मिलने के बाद उसे खुशी मिली। तभी दुकान का बूढ़ा आदमी उसके पीछे आता है और कंधे पर थपथपाकर कहता है कि वहाँ धूल थी। युकी चौंक जाती है क्योंकि उससे उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह एक लेजेंडरी असासिन है और वह उसकी फ़ैन हो जाती है। इसके बाद वह ताज़ा सॉस चखती है और दुनिया की बेस्ट फीलिंग महसूस करती है। फिर वे घर लौटकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद युकी बर्तन साफ कर रही होती है और हियो ड्रैगन्स 9 के बारे में गूगल पर सर्च करता है, लेकिन रिजल्ट्स में सिर्फ यह एक चीनी लीजेंड बताता है। वह सोचता है कि युकी से पूछे, लेकिन उसे अतीत से दूर रहने की कोशिश देखकर पीछे हट जाता है। वह सोफे पर सो जाता है और सपना देखता है कि उसकी मम्मी उन्हें छोड़कर जा रही है। वह रोता हुआ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सपना टूटता है और वह युकी की बाहों में पाता है। उसे कुछ नरम चीज़ ठुड्डी से टकराती हुई महसूस होती है और युकी पूछती है कि क्या उसे फिर से मम्मी का बुरा सपना आया। हियो घबराता है और मना कर देता है, लेकिन अचानक उसका स्मार्टफोन गिर जाता है जिसमें क्रोम टैब खुला है। युकी देखती है कि वह उसके पुराने संगठन के बारे में सर्च कर रहा था और पूछती है कि क्या उसे जिज्ञासा है। हियो कहता है कि वह उसके बारे में जानना चाहता था। युकी कहती है कि वह ड्रैगन्स 9 के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि उसे खुद ज़्यादा पता नहीं। वह कहती है कि वह सिर्फ एक बिना दिमाग की किलर थी जो अपने काम पर फोकस करती थी ताकि उसे न छोड़ा जाए। वह बताती है कि अंधेरे में जीने से वह इतनी आहत है कि अब उसकी नई जिंदगी की साधारण चीज़ें उसे चमकदार लगती हैं। वह कहती है कि हियो के पास आने और नॉर्मल बनने का मौका पाकर खुश है। हियो कहता है कि उसे भी खुशी है कि युकी आई। वह शर्म से लाल हो जाता है और युकी उसे और बताने का फैसला करती है। वह कहती है कि उसने उसे गोद में सुलाने की कोशिश की थी क्योंकि पहले दिन ऐसा करने से उसे लगा कि वह उसकी मदद कर सकती है। हियो और घबराता है और बदले में कुछ बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि उसका सपना बुरा शुरू हुआ था, लेकिन जब वह मम्मी के पीछे भागा तो रोशनी में युकी उसे बचाने आई जैसे एक परी। अगले दिन युकी अपने सारे काम निपटाती है और बाजार से सामान लाने जाती है। बाजार के सारे लड़के उसे घूरते हैं, लेकिन युकी बिना परवाह किए सामान चुनती है। दुकान का बूढ़ा उसे मदद करता है। तभी एक लड़की युकी के पास आती है और नर्वस होकर कहती है कि वह उसे लंबे समय से देख रही थी और उसे बहुत खूबसूरत और कूल लगती है। युकी को तारीफ सुनकर खुशी होती है और लड़की कहती है कि वह भी उसकी तरह बनना चाहती है। वह पूछती है कि उसने ये यूनिफॉर्म कहाँ से ली क्योंकि ये नॉर्मल लोग नहीं पहनते और उसे भी चाहिए। युकी चौंक जाती है क्योंकि लड़की ने कहा कि नॉर्मल लोग मेड यूनिफॉर्म नहीं पहनते। तभी हियो वहाँ आता है क्योंकि उसे मैगज़ीन खरीदनी थी। युकी उसे देखकर पूछती है कि क्या मेड यूनिफॉर्म नॉर्मल नहीं है। हियो सच बताता है और अगले रविवार वे शॉपिंग के लिए निकलते हैं। रिको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहले से इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन हियो को हैरानी होती है कि निदा भी वहाँ है। वह पूछता है कि वह क्या कर रही है और निदा कहती है कि उसने उसके कमरे में बग लगा रखा था और उनके प्लान के बारे में पता चला। हियो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन निदा कहती है कि युकी के लिए कपड़े चुनने में उसे एक्सपर्ट सलाह चाहिए। रिको उत्सुक हो जाती है और पूछती है कि क्या ये कूल और मैच्योर औरत भी असासिन है। निदा हाँ कहती है और अपने मार्शमैलो से रिको को चौक करती है। रिको को एक नया शौक जाग जाता है और वह युकी के लिए एक स्टोर बताती है। वे एक कॉस्प्ले स्टोर में जाते हैं और रिको युकी को एक और आकर्षक मेड यूनिफॉर्म ट्राई करने को कहती है। वह फ़ोटो खींचने लगती है क्योंकि यही उसका मकसद था, लेकिन युकी को ड्रेस पसंद नहीं आती क्योंकि यह असुविधाजनक है। अगली ड्रेस छोटी होती है और युकी उसे भी रिजेक्ट कर देती है क्योंकि इसमें चाकू छिपाना मुश्किल है। हियो कहता है कि उसे चाकू की ज़रूरत नहीं क्योंकि वह अब असासिन नहीं है। युकी कहती है कि चाकू होने से उसे सुकून मिलता है। फिर वे एक नॉर्मल दुकान में जाते हैं जहां युकी नॉर्मल कपड़े ट्राई करती है। रिको और निदा स्विमसूट भी मिक्स कर देती हैं। वे हियो से पूछते हैं कि उसे कौन सा पसंद है और वह लंबी सफ़ेद ड्रेस को चुनता है। निदा उसकी पसंद का मजाक उड़ाती है और हियो उसे सुनकर वहाँ से जाना चाहता है। वे लगभग सब कुछ खरीद लेते हैं जो युकी ने ट्राई किया और घर की ओर चल पड़ते हैं। अचानक उन्हें एक हॉलोवीन आइटम स्टोर दिखता है और रिको अंदर दौड़ती है। वह विच की ड्रेस पहनती है और युकी भी वही पहनती है, लेकिन बेहतर। निदा कॉप की ड्रेस पहनती है और रिको उसका स्टाइल पसंद करती है। वे हंसते खेलते शुरू हो जाते हैं। हियो और युकी एक दूरी से ट्विस्टेड फंतासियों को बांधते हुए लड़कियों को देखते हैं। हियो कहता है कि रिको को हेलोवीन बहुत पसंद है, लेकिन उसे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। अचानक उसे एक पॉपुलर जॉम्बी मूवी का पोस्टर दिखाई देता है और वह युकी से पूछता है कि क्या वो इसे देखना चाहेगी। बाकी लड़कियां मूवी देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन युकी कहती है कि उसने कभी जॉम्बी मूवी नहीं देखी। हियो पूछता है कि क्या वो कभी सिनेमा हॉल भी नहीं गई और युकी कहती है कि गई थी, लेकिन सिर्फ अंधेरे का फ़ायदा उठाने और कुछ टारगेट्स को मारने के लिए। हियो को अब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो युकी से कहता है कि इस बार उसे मूवी देखने का अनुभव लेना चाहिए। वे सिनेमा हॉल जाते हैं और निड मूवी के बीच में सो जाती है, लेकिन युकी पूरी तरह मूवी में खो जाती है।
मूवी आगे बढ़ती है और उसे डर लगने लगता है। अंत तक पहुंचते पहुंचते उसे जॉम्बीज़ का फोबिया हो जाता है। रिको उसे बताती है कि जॉम्बीज़ धीमे और मूर्ख होते हैं, वो इन्हें आसानी से हरा सकती है। यूकी मानती है, लेकिन कहती है कि उसे सड़े हुए शरीरों की बदबू नफरत है। फिर वो कहती है कि चूंकि जॉम्बीज़ पहले से मरे हुए हैं, वो इन्हें मार भी नहीं सकती। डर से कांपते हुए हेडो लड़कियों को डेजर्ट खिलाने का फैसला करता है ताकि यूकी को शांति मिले। वे डेजर्ट शेयर करते हैं और एक शर्मीली गुलाबी बालों वाली लड़की सड़क के दूसरी तरफ से उन्हें देखती है। अचानक एक आदमी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसने अपनी सावधानी खो दी। वो लड़की का नाम नाका बताता है और कहता है कि इस तरह वो कभी अच्छी हत्यारा नहीं बन पाएगी। उसे ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए और भटकना बंद करना चाहिए। नाका माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो अब ट्रेनिंग पे फोकस करेगी, लेकिन फिर उसकी नज़र हियो और लड़कियों पर चली जाती है जो मज़े कर रहे हैं। बाद में निड अपने घर चली जाती है और रू उसे अगली बार सिर्फ वही शॉपिंग करने के लिए कहती है। हियो रिको को उसके घर छोड़ने का फैसला करता है और यूकी कहती है कि वो घर जाकर डिनर की तैयारी करेगी। उनके जाने के बाद वो दुकान की खिड़की में अपनी परछाई देखती है और अपने मेड यूनिफॉर्म के जीवन में महत्व के बारे में सोचने लगती है। घर पहुंचकर वो फिर से मेड यूनिफॉर्म पहनती है और मचाई को चेक करने जाती है। उसे पता चलता है कि उसके खिलौने और कालीन गंदे हैं। वो कहती है कि इन्हें अब साफ कर देगी, लेकिन मचाई कालीन लेकर भाग जाता है, उसे पीछे दौड़ाती है। तभी मौसम अचानक तूफानी हो जाता है और आकाश में गरज सुनाई देती है। यूकी को अचानक पैरानॉइड फील होता है और वो जॉम्बी अटैक की कल्पना करने लगती है। उसी वक्त मचाई मज़े करता है और किचन में टेबल से टकरा जाता है, जिससे ठंडा सूप उसके ऊपर गिर जाता है। यूकी उस आवाज़ से और डर जाती है और जब मचाई उसके पास गंदले तौलिए के साथ आता है, वो घबराकर उसे जॉम्बी समझकर हमला कर देती है। हियो घर लौटता है और देखता है कि यूकी ने अपने पैरानॉइड की वजह से मचाई का तौलिया फाड़ दिया है और अब कुत्ता उदास है। यूकी माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि तौलिया ठीक कर देगी। हियो को लगता है कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन वो कहता है कि जो चाहे कर ले। वो नोटिस करता है कि यूकी फिर से मेड यूनिफॉर्म पहन चुकी है और पूछता है कि क्या उसे खरीदी गई कपड़े पसंद नहीं आए। यूकी कहती है कि उसे वो कपड़े बहुत पसंद आए, लेकिन वो मेड यूनिफॉर्म से हट नहीं पाई जो उसके पिछले मास्टर का तोहफा था। वो एक बीमार बूढ़ा आदमी था जिसने उसे हत्यारा जिंदगी से बचाया और आखिर में उसे हियो के पास भेजा। यही वजह है कि वो इस यूनिफॉर्म को पहनना चाहती है, क्योंकि ये उसे उसकी याद दिलाता है। यूकी हियो से पूछती है कि क्या ये अजीब है कि उसे ये असामान्य यूनिफॉर्म पहनने की चाह है और जॉम्बीज से डर लगता है जबकि वो हत्यारा है। हियो कहता है कि ये अजीब नहीं, क्योंकि लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं जिनमें मजबूत यादें होती हैं और डर भी लगता है जो डरावना होता है। वो उसे सलाह देता है कि दुनिया उसे कैसे देखती है इसकी चिंता छोड़ दे और अपनी पसंद का नॉर्मल बने। यूकी को ये सुनकर अच्छा लगता है और फिर मचाई कमरे में दौड़ने लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका तौलिया ठीक हो। हियो उसे उठाता है और सोचता है कि ये वही तौलिया है जो मचाई के साथ उसके दरवाजे पर छोड़ा गया था। शायद ये उसे उसके परिवार की याद दिलाता है। यूकी को कुत्ते की फीलिंग समझ आती है, क्योंकि उसकी घंटी ही एक चीज़ है जो उसे उसकी बहन की याद दिलाती है जो बहुत दूर है। हियो को यह सुनकर हैरानी होती है और वो यूकी से पूछता है कि क्या उसकी सचमुच बहन है, लेकिन वो सिर्फ उसे घूरती रहती है। अगले दिन हियो और यूकी निड के साथ एक रेमन शॉप जाते हैं, क्योंकि वही यूकी की बहन के बारे में जानकारी जुटा सकती है। निड कहती है कि ये हियो का ट्रीट है और पूरा रेमन इतनी तेज़ी से खाती है कि नारुतो भी शर्मिंदा हो जाए। फिर वो कहती है कि ये उसके काम के लिए काफ़ी नहीं। हियो उसे डांटता है और बिल बांटने की बात करता है, लेकिन यूकी का ध्यान नहीं है क्योंकि वो अपने फेवरेट सॉस में रेमन डाल रही है। नीड को ये देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि वो खुद को गॉर्डन रामसे का शिष्य कहती है और सॉस डालना परफेक्ट रेमन के लिए पाप मानती है। यूकी उसकी बात नहीं सुनती, लेकिन जब उसे सॉस ख़त्म होने को आता है वो परेशान हो जाती है। हियो उसे शॉप ले जाता है सॉस खरीदने के लिए, लेकिन छोटी बूढ़ी औरत कहती है कि सॉस ख़त्म हो गया क्योंकि इलाके के सारे स्टूडेंट्स ने ख़रीद लिया और अब सिर्फ रेगुलर बिजनेस के लिए बचा है। यूकी कहती है कि ठीक है, लेकिन हियो को उसका दिल टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। घर लौटते वक्त यूकी बोतल में बची थोड़ी सी सॉस को देखती है और कहती है कि इसे 1 हफ्ते तक समझदारी से इस्तेमाल करेगी। हियो उसे इस उदास मूड से निकालना चाहता है और उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि जब वो उससे मिलेगी तो क्या कहेगी। यूकी कहती है कि उसे अपनी बहन का चेहरा भी याद नहीं, क्योंकि उसे छोटी उम्र में परिवार से दूर ले जाया गया और यादें धुंधली हैं। बस इतना पता है कि उनकी माँ ने उन्हें एक जैसी घंटी वाली एक्सेसरी दी थी और वो हमेशा उसे साथ रखती है ताकि बहन को पहचान सके। यूकी कहती है कि उसे अपनी बहन से मिलने का डर है, कहीं वो उसे मन ही मन नफरत ना करती हो। हियो घबराता है और पूछता है कि क्या निड को उसकी तलाश बंद कर देनी चाहिए, लेकिन यूकी कहती है कि डर के बावजूद उसे खुशी होगी अगर उसकी बहन ठीक हो। तभी हियो के दोस्त वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो दोनों साथ शॉपिंग कर रहे हैं। हियो को उनसे हैरानी होती है
और वो बताते हैं कि वो अपनी फेवरेट सिंगर नाज़का का नया एल्बम खरीदने आए हैं जो जल्दी ही लोकल फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाली हैं। अचानक छोटा दोस्त हियो और युकी की नज़दीकी देखकर जलने लगता है और शक जताता है कि हाल ही में हियो से जुड़ी 2 खूबसूरत लड़कियां स्कूल में आई हैं। हाफलिंग को बुरा लगता है कि हियो अब उनके साथ समय नहीं बिताता, लेकिन लंबा दोस्त उसे शांत करता है और कहता है कि कम से कम हियो युकी की वजह से खुश है। वे युकी को बताते हैं कि हियो मिडिल स्कूल में कितना डार्क और एजी था और हियो उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है। झगड़े में साइन की गई एल्बम दोस्त के हाथ से गिर जाती है और युकी उसे बचाने के लिए अपना बैग फेंकती है ताकि वो नाले में न जाए, लेकिन इस दौरान उसका सॉस वाला बोतल बैग से निकलकर नीचे गिर जाता है और सारा सॉस बर्बाद हो जाता है, जिससे युकी टूट जाती है। उस रात उसे सपना आता है जिसमें एक बड़ा सॉस बोतल खाली होकर उससे नाराज़ होता है। अगली सुबह हियो उसे उठाने आता है और युकी कहती है कि अब जीने की कोई वजह नहीं बची। हियो उसे तसल्ली देता है कि अगले हफ्ते सॉस खरीद लेंगी और युकी बताती है कि उसे दूसरा सपना भी आया था, लेकिन डिटेल्स नहीं बताती। अगली रात भी युकी को वही डरावना सपना आता है और वो हियो के कमरे में दौड़कर जाती है। उसे डर के मारे अकेले सोने की हिम्मत नहीं होती। हियो घबराता है और कहता है कि उसे आने वाली टेस्ट के लिए रात जागना है, तो वो उसके साथ जागकर उसकी हिम्मत बढ़ाएगा। कॉफ़ी पीते वक्त युकी अचानक कहती है कि हियो का चरित्र बहुत अच्छा है और पूछती है कि क्या उसने कभी किसी से नफ़रत की। हियो सोचता है और कहता है कि नफ़रत नहीं, लेकिन अपने पिता से उसे कुछ बातों की नापसंदगी रही जो फैमिली रिलेशनशिप का हिस्सा है। उसकी बातें युकी को उसकी बहन की याद दिलाती हैं जो कहती थी कि उसे नफ़रत है। वो अपने कमरे में लौट जाती है और कहती है कि वो हियो को डिस्टर्ब कर रही है। सोते वक्त उसे सपना आता है जिसमें खाली सॉस बोतल कहता है कि उसने उसे और अपनी बहन को छोड़ दिया और अब सब उसे नफ़रत करते हैं क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड किलर है। बोतल उसे दिखाता है कि हियो और रिको भी उससे नफ़रत करते हैं। फिर उसका अतीत खोलता है। बचपन में युकी एक जीनियस थी। 7 साल की उम्र में 15 भाषाएं बोल सकती थी। उसकी क्यूटनेस और इंटेलिजेंस की वजह से वो सेलिब्रिटी बनने वाली थी, लेकिन उसे सिर्फ माता पिता को खुश करना था। वे खुशहाल थे, लेकिन 7वें बर्थडे पर एक अनपेक्षित मेहमान आया। सपने में युकी उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता है कि बुरा होने वाला है। माता पिता सपने से गायब हो जाते हैं और युकी रोने लगती है क्योंकि बोतल कहता है कि हथियारों ने उन्हें मारा ताकि उसे ले जाएं और उसकी बहन भी इसमें थी। युकी अपने भयानक अतीत से गुजरती है जहां माता पिता की मौत के बाद उसकी भावनाएं ख़त्म हो गईं और वो हत्यारा बनने की ट्रेनिंग में चली गई। जब बहन को ये पता चला, उसने युकी से नफ़रत जताई और माँ की दी हुई घंटी फेंक दी। आवाज़ बार बार कहता है कि उसे हत्यारा ही रहना है क्योंकि यही उसका मकसद है। युकी खोई खोई महसूस करती है। तभी आवाज़ उसके टीचर की बन जाती है और वो उसे सामने पाती है जो उसे काम पर लौटने को कहता है। अचानक युकी जागती है जब हियो उसका नाम पुकारता है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसे सोते वक्त उसकी आहें सुनाई दी। वो अचानक उसे ज़ोर से गले लगा लेती है और बिस्तर पर खींच लेती है। हियो कांपने लगता है क्योंकि ये सिमुलेशन उसके लिए बहुत है। युकी माफ़ी मांगती है कि वो ज़ोर डाली, लेकिन कहती है कि उसे ऐसा करने दो क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। हियो महसूस करता है कि वो डर से कांप रही है और पूछता है कि क्या उसे बुरा सपना आया। युकी मानती है और कहती है कि ये अतीत का सपना था जिसके बारे में बात नहीं करना है। हियो अचानक उसकी पीठ थपथपाने लगता है जैसे उसकी माँ उसे डर से बचाती थी और ये युकी को सोने में मदद करता है। अगले दिन स्कूल में हियो के दोस्त हैरान होते हैं जब युकी उनसे आने वाले फेस्टिवल के बारे में पूछती हैं। वे पूछते हैं कि उसे मशहूर कात्सुडा फेस्टिवल कैसे नहीं पता, जो स्कूल का बड़ा ट्रेडिशन है। इसमें म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्टिवल शामिल हैं जिसमें सभी क्लास हिस्सा लेते हैं और विजेता को खास कात्सुडा सॉस मिलता है। युकी सॉस सुनकर लार टपकाने लगती है, लेकिन दोस्त कहते हैं कि फ्रेशमैन होने की वजह से उन्हें शायद पोडियम भी न मिले। वे कहते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल रिजल्ट में सबसे महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के मार्क्स भी गिने जाते हैं। इस पर हियो युकी से उसकी हाल की टेस्ट के बारे में पूछता है और वो दिखाती है कि उसे 42 मार्क्स मिले, जो पासिंग ग्रेड से थोड़ा ऊपर है। वो इससे गर्वित है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि क्लास का औसत मार्क्स भी फेस्टिवल में गिना जाता है, वो डर जाती है कि वो अकेले क्लास का औसत गिरा देगी। हियो उसे शांत करता है और कहता है कि पास होना ही काफ़ी है। बाद में हियो और युकी निट से मिलते हैं और अपनी वीकली कात्सुडा ब्रेड की कोटा लेते हैं। युकी निट का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसे पूरे हफ्ते सॉस की कमी खल रही थी। निट कहती है कि इसके लिए उन्हें उसका काम मुफ्त करना होगा और ब्रेड डील ख़त्म होगी, लेकिन युकी इसके लिए तैयार है क्योंकि उसे फेस्टिवल जीतना और सॉस चाहिए। अचानक हवा का झोंका आता है और निट देखती है कि युकी का नाम टेस्ट में लिखा है। वो हैरान होती है कि ये कैसे हुआ, लेकिन हियो सॉल गुडमैन बनकर कहता है कि नाम पहले से था, बस निट ने नहीं देखा। निट समझ जाती है कि उसे चकमा दे दिया गया और इस बार हियो को जाने देती है। निट जाने के बाद हियो युकी से पूछता है कि उसने क्या किया और वो कहती है कि ये उसका काम नहीं, नाम लिखने वाली दीवार के पीछे छिपी है। युकी उसे धन्यवाद देने जाती है,
गुलाबी बालों वाली लड़की नाका वही है जो बाजार में उन्हें देख रही थी। वो लाल हो जाती है जब यूकी पास आती है। वो हकलाती है लेकिन खुद को उनकी क्लासमेट बताती है और यूकी को कहती है कि उसे फेस्टिवल जीतने का तरीका पता है। असल में नाका हिकागे फैमिली की वंशज है जिन्होंने पीढ़ियों से मार्शल आर्ट्स सिखाए हैं। नाका अभी अपनी स्किल्स सीख रही है जिसकी देखरेख उसका बड़ा भाई ताका करता है। वो बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहन की बहुत परवाह करता है। वो स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है जहाँ हियो पढ़ता है और वो युक्की से खासा सावधान है क्योंकि वो नाका की क्लास में है और उसका बैकग्राउंड रहस्यमयी है। वो सोचता है कि युकी उसकी बहन के लिए ख़तरा हो सकती है, इसलिए उसकी जांच करने का फ़ैसला करता है। इस बीच स्कूल फेस्टिवल शुरू हो जाता है और हियो की क्लास का थीम एनिमल कैफ़े है। हियो, युकी और नाका बैकस्टेज कैंडीज पैक कर रहे हैं। नाका बताती है कि उसके भाई ने कभी उसकी तारीफ़ नहीं की। वो परफेक्शनिस्ट है और वो क्लमसी है, इसलिए वो इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि भाई उसे नोटिस करे। नाका की एक और वजह है लेकिन वो युकी के सामने शर्माती है। हियो देखता है कि नाका युकी के आसपास हमेशा घबराती है और सोचता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो नाका का शुक्रिया अदा करता है कि उसने पहले ही इवेंट के बारे में बता दिया। सिसा, ये कोप्स एंड रॉबर्स का गेम होगा जिसमें एथलेटिक स्किल्स मायने रखेंगी। अचानक एक आदमी कात्सुड़ा सॉस की बड़ी कॉस्ट्यूम में आता है और युकी घबरा जाती है। कॉस्ट्यूम में हियो का दोस्त टीजीए होता है जो सॉस का बड़ा फ़ैन है और कहता है कि वो इसी में इवेंट में हिस्सा लेगा क्योंकि कोई उसे हरा नहीं सकता। टीजीए को भरोसा है कि उसकी टीम जिसमें युकी और नाका हैं पहला पुरस्कार जीतेगी। हियो कहता है कि उसने नाका को फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा एक्टिव नहीं देखा और वो नर्वस होकर कहती है कि वो ध्यान नहीं खींचना चाहती। युकी उसे चिंता न करने को कहती है और भरोसा दिलाती है कि वो नाका के भाई की टीम को हराएगी। नाका भी यही दोहराती है और ताका, जो कैफ़े में नाका पर नज़र रखने आया था, गुस्से में आ जाता है। बाद में हियो और दोस्त लंच करते हैं तो टीजीए कहता है कि वो सॉस कॉस्ट्यूम में इवेंट करेगा ताकि मीडिया का ध्यान खींचे, जिससे हियो चिंतित हो जाता है क्योंकि युकी का चेहरा न्यूज़ में आने से उसकी सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले उसकी बहन और छोटा दोस्त वहाँ आते हैं और हियो और टीजीए उनसे बात करने चले जाते हैं। इस बीच नाका हिचकिचाते हुए युकी से पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त बन सकती है। युकी बिना हिचक मान जाती है और नाका खुश हो जाती है। लेकिन हियो जब उसे और युकी को कल्चरल फेस्टिवल देखने बुलाता है, वो बहाने से भाग जाती है कि उसका कुछ काम है। हियो युकी से पूछता है कि वे क्या बात कर रही थीं और बदले में युकी पूछती है कि दोस्ती आखिर होती क्या है। दूसरी तरफ खुशनाका स्टूडेंट काउंसिल की जासूसी करने जाती है ताकि गेम के बारे में और जान सके और युकी की मदद कर सके। लेकिन जो वो देखती है वो उसे हैरान कर देता है। जल्दी ही कंपटीशन शुरू होता है और सेलिब्रिटी होस्ट नास्का उनके साथ ज्वाइन करती है। उनका पार्टनर बताता है कि मुख्य इवेंट एक वर्सेस 3 का टैग गेम है जिसमें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ताका को 3 स्टूडेंट्स को पकड़ना है। अगर कोई भाग जाए तो उनकी टीम जीत जाती है, लेकिन गेम को रोचक बनाने के लिए सभी को क्लास के थीम से मेल खाते यूनिफॉर्म पहनने होंगे। यही नाका ने पहले सुना था और वो युकी से माफ़ी मांगती है। युकी कहती है कि दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसा हियो ने बताया, उसे नया नियम पसंद है क्योंकि वुल्फ कॉस्ट्यूम उसका चेहरा छुपा देता है ताकि हत्यारे उसे न पहचाने। इस बीच ताका बहन पर गर्व करता है लेकिन चेहरे पर नहीं दिखाता और नाका उसे देखकर नर्वस होकर युकी के पीछे छिप जाती है। ये देखकर ताका गुस्से में आ जाता है और गेम शुरू होते ही वो प्रतिभागियों को एक एक करके हरा देता है। अब सिर्फ युकी की टीम बची है और टीजीए उत्साहित होकर ताका से एक एक का चैलेंज करता है लेकिन तुरंत हार जाता है। इसके बाद ताका गुस्से से युकी की तरफ देखता है जो समझ जाती है कि उसे लड़ना पड़ेगा। ताका उस पर हमला करता है लेकिन युकी उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है ताकि वो उसे न फेंके। वो उसकी पूंछ पकड़कर फ़ायदा लेना चाहता है। तभी नाका अपनी इकलौती दोस्त को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। वो स्मोक बम फेंकती है और जब धुआं छंटता है ताका नाका को फेंक देता है बजाय युकी के, जो सुरक्षित रहती है। युकी सोचती है कि नाका ने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर हियो की बात याद आती है कि दोस्त वो होते हैं जो एक दूसरे के लिए हंसी मजाक और गंभीर चीज़ें करते हैं। वो सोचती है कि नाका के लिए क्या कर सकती है। दूसरी तरफ ताका सदमे में है क्योंकि उसने पूरी ताकत से बहन को फेंका। वो युकी को घूरता है और वो जानती है कि भाग सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि ताका से कात्सुड़ा सॉस की महक आ रही है जिससे वो दूर नहीं जा पाती। अचानक वो उस पर झपटता है लेकिन युकी सीधे टकराती है और उसे रोक लेती है। सब, खासकर ताका, हैरान है कि कोई उसकी ताकत से टक्कर ले सकता है, लेकिन युकी के दिमाग में सिर्फ खाना है। ताका कहता है कि वो किसी को अपनी बहन और उसकी दोस्ती के बीच नहीं आने देगा, खासकर अगर इरादे गलत हों। वो युकी को बताता है कि दोस्ती उसकी बहन के लिए कितनी खास है और उसे पहले भी इसकी वजह से दुख हुआ, वो दोबारा नहीं होने देगा। वो युकी को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन युकी उसकी ताकत का इस्तेमाल कर उसे ज़मीन पर पटक देती है, जिससे दर्शक दंग रह जाते हैं।
फिर वो गोल पोस्ट की तरफ दौड़ती है जहाँ नाका उसका इंतज़ार कर रही है। बचे 20 सेकंड हैं और तका वो उसे हराने के लिए पीछे दौड़ता है। यूकी सीधे नाका के पास जाती है और कहती है कि उसे पहले दोस्ती का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब समझ आई। वो कहती है कि अगर नाका के लिए ख़ास बन सके तो उसे खुशी होगी, और फिर उसके सामने घुटने टेक देती है। नाका लाल हो जाती है, लेकिन तभी ताका वहाँ पहुँचता है और यूकी को पकड़ लेता है। ठीक व्हिसल बजने से पहले वो आखिरी पल में पकड़ी जाती है, और हालांकि वो नाका को छूकर उसे आज़ाद कर देती है, वो जेल से बाहर नहीं निकलती, जिससे उनकी टीम हार जाती है। ताका जीत जाता है और यूकी हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि दूसरा स्थान मतलब कोई कात्सुडा सॉस नहीं। वो सुन्न हो जाती है और मीडिया मैदान पर आकर मुख्य खिलाड़ियों का इंटरव्यू लेने लगता है। नाका को याद आता है कि यूकी ने कहा था कि उसका चेहरा कैमरे में आना खतरनाक है, और अभी वो इसे छुपाने की हालत में नहीं है। वो आसपास के संसाधनों को देखती है और जल्दी से आइडिया निकालती है। वो फिर स्मोक बम फेंकती है और कुछ सेकंड में टीजीए को वुल्फ कॉस्ट्यूम और यूकी को सॉस कॉस्ट्यूम पहना देती है। हियो और रिको वहीं पहुंचते हैं क्योंकि वो यूकी और नाका की चिंता में थे। नाका कहती है कि वो सुरक्षित हैं और उन्हें मैदान से दूर ले जाती है। मीडिया ताका और टीजीए के चारों तरफ घिर जाता है। वे स्कूल के पीछे इमारत में जाते हैं जहां नाका माफ़ी मांगती है कि उनकी टीम हारी, लेकिन यूकी कहती है कि ये उसकी गलती है क्योंकि उसे नियम समझ नहीं आए। वो कहती है कि दोस्त सफलता और असफलता शेयर करते हैं। नाका भावुक हो जाती है। ताका और उसके साथी वहां आते हैं और नाका को घर ले जाने को कहते हैं। बड़ा भाई यूकी को घूरता है और सोचता है कि वो नाका को गलत राह पर ले जा रही है। रात में हियो यूकी को छत पर अकेली पाता है जहां बाकी स्टूडेंट्स कंसर्ट का मज़ा ले रहे हैं। वो उसे अपने जटिल फीलिंग्स के बारे में बताती है और हियो इसे इस तरह समेटता है कि उसे फेस्टिवल में मज़ा आया। यूकी को लगता है कि वो सही है। हियो कहता है कि हालांकि इस बार हार गए, अगली बार जीतने की कोशिश कर सकते हैं। यूकी को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि वो इतने दूर तक सोचने की आदत नहीं रखती थी। उसे लगता था कि कभी भी मर सकती है, लेकिन अब उसे आने वाले कल की उम्मीद जगी है। अगले दिन हियो और यूकी नाका को घर बुलाते हैं और वो अपनी निंजा स्किल्स दिखाती है, शिकिकन्स को टारगेट पर फेंक कर। वे तालियां बजाते हैं और नाका शर्माते हुए कहती हैं कि वो इतनी टैलेंटेड नहीं, असली दमखम तो उसके भाई में है। वो कहती है कि कभी कभी उसे लगता है कि ये ताकत और जिम्मेदारी ना होती तो ज़िंदगी आसान होती। यूकी को उसकी बातें छू जाती हैं और वो कहती है कि उसे भी समझ आता है। वो भी नॉर्मल बनना चाहती है और वे अपनी साझी ख्वाहिशों पर बंधने लगते हैं। जबकि हियो मुस्कुराता है, तभी निड पीछे से आती है और कहती है कि हियो अब अपने हारेम का रास्ता बना रहा है जिसमें 2 क्यूट लड़कियां हैं। वो खुद को तीसरा ऑप्शन बताती है और हियो घबरा जाता है। उधर यूकी नाका को चाकू फेंकने की स्किल दिखाती है और निड हियो से चिपक कर पूछती है कि क्या वो उसे छूना चाहेगा। अगले ही पल यूकी का चाकू निड की लॉलीपॉप तोड़ देता है। वो माफ़ी मांगती है कि हाथ फिसल गया और वो पेड़ पर निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी। निड गुस्से और डर में है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ यूकी को सावधान रहने को कहती है कि अगर वो उसे मार देगी तो उसकी बहन की जानकारी नहीं मिलेगी। ये सुनकर नाका निड से पूछती है कि क्या वो भी आम इंसान नहीं। निड खुद को पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन निड कहती है कि उसे पता है कि नाका निंजा फैमिली की बेटी है। वो जानकारी इकट्ठा करके बेचने वाली है और नाका का चेहरा पकड़कर कहती है कि उसे पता है कि यूकी का नाम टेस्ट में उसने लिखा था। नाका डर जाती है, लेकिन निड को यूकी की हत्या भरी नज़र देखकर वो पीछे हट जाती है। कुछ देर बाद निड बताती है कि उसे चीन में मिशन के लिए जाना है जहां शायद यूकी की बहन की जानकारी मिले, लेकिन वो गहराई से नहीं खोजेगी क्योंकि ड्रैगन 9 से टकराने का खतरा है, जो यूकी का पुराना ठिकाना था। यूकी कहती है कि वहाँ उसे सिर्फ अपने मास्टर के अलावा कोई नहीं पता। फिर निड विदा लेती है और कहती है कि क्रिसमस साथ में इंटीमेट बिताएं। हियो घबराता है और अचानक नाका पूछती है कि क्या हियो और यूकी सचमुच डेटिंग कर रहे हैं, भले ही वे कज़न हों। हियो घबराकर इनकार करता है और कहता है कि वो यूकी के साथ इतने करीब नहीं। वो नाका से पुष्टि चाहता है, लेकिन यूकी उसे घूरती रहती है, जो पुराने संगठन के बारे में सोच रही थी। वो कहती है कि उसे अचानक एहसास हुआ कि वहाँ वो हमेशा अकेली थी, लेकिन अब उसके पास बचाने के लिए लोग हैं। हियो सोचता है कि यूकी का प्यार फैमिली जैसा है, न कि रोमांटिक, और वो इससे खुश है। अचानक बर्फ़बारी शुरू होती है और हियो को एक मैसेज मिलता है। उसके पापा ने उसे खबर दी कि वो अगले दिन क्रिसमस के लिए घर लौटेंगे। क्रिसमस का दिन है और उनके पिछवाड़े में मोटी बर्फ़ जमी है। मचाई तुरंत बाहर कूद पड़ता है खेलने के लिए। हेडो एक छोटा स्नोमैन बनाता है और यूकी उसे कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्कल्पिंग स्किल बहुत कमज़ोर है। उसका स्नोमैन हर तरफ से बेडौल हो जाता है। हियो उसे कहता है कि उसे परेशान ना होने दे, क्योंकि ये उसकी खासियत को दिखाता है, और यूकी उसे मान लेती है। लेकिन फिर मचाई उनकी तरफ कूदता है और सिर्फ यूकी का स्नोमैन तोड़ देता है, जिससे वो टूट जाती है। हेडो उसे भूल जाने को कहता है, जो उसे और दुखी कर देता है। लेकिन फिर हेडो को उसके पापा का फ़ोन आता है और वो अंदर चला जाता है रिसीव करने के लिए। वो पूरे वक्त असहज लग रहा था और फिर यूकी को बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए रिको के घर जा रहा है। यूकी समझ जाती है, लेकिन उसकी एक रिक्वेस्ट होती है। हियो अपनी मम्मी के घर से लौटता है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है।
वो सोचता है कि यूकी ने उसे बाजार में मिलने के लिए क्यों बुलाया, क्या वो बाहर खाना खाना चाहती है। तभी अचानक वो एक बड़ी भीड़ देखता है जो कुछ देख रही होती है। वो भी शामिल हो जाता है और हैरानी से पाता है कि वो लोग यूकी को देख रहे हैं जो मॉडल की तरह ड्रेसअप की हुई है और हेडो का इंतज़ार कर रही है। वो अपनी स्कार्फ हेडो के गले में डालती है और कहती है कि उसने उसे गर्म कर रखा था। हेडो घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग सोचेंगे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। ये सब क्रिसमस पर हो रहा है, लेकिन यूकी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि यही उसका इरादा है। वो हेडो से कहती है कि उन्हें डेट करना चाहिए और हेडो कांपने लगता है, सोचता है कि इसका क्या मतलब है। यूकी बताती है कि जब उसने सुबह हेडो को परेशान और असहज देखा तो उसने रिको से सलाह ली और रिको ने उसे डेट पर ले जाने को कहा ताकि उसका मूड ठीक हो सके। यूकी कहती है कि वो चाहती है कि हेडो खुश रहे, खासकर क्रिसमस पर। शर्मिंदा हेडो उसकी प्यारी पेशकश मान लेता है। वे हाथ में हाथ डाले बाजार में चलते हैं और हेडो फिर से यूकी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगता है। अचानक बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है और हेडो कहता है कि उसे बर्फ़ बहुत पसंद है। यूकी हंसने और शर्माने लगती है क्योंकि उसका नाम भी बर्फ़ स्नो का मतलब रखता है। वो कहती है कि उसे पता है हेडो उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बर्फ़ पसंद करने की बात सुनकर उसे अच्छा लगता है। हेडो लाल हो जाता है, उसका दिल तेज़ी से धड़कता है, लेकिन वो यूकी की तरफ खींचा चला जाता है। अगले दिन रिको अपने भाई के पास आती है और बताती है कि उसने यूकी की डेट आउटफिट चुनने में मदद की थी ताकि उसका असर हेडो पर पूरा पड़े। हेडो अभी भी कल की घटना से हक्का बक्का है और रिको से पूछता है कि क्या वो यकीन से कह सकती है कि यूकी को उससे प्यार है। उसे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रिको को भरोसा है कि यूकी उसे बहुत पसंद करती है, हालांकि उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं है। हेडो को अभी भी यकीन नहीं होता, तो रिको एक ऐप निकालती है जो कपल्स नहीं बने लोगों की लव कंपैटिबिलिटी चेक करता है। हेडो ऐसे ऐप्स पर भरोसा नहीं करता, लेकिन रिको कहती है कि ये काफ़ी सटीक है। रिको बताती है कि उसकी एक दोस्त ने इस ऐप के स्कोर देखने के बाद अपने क्रश को प्रपोज किया और अब वे डेट कर रहे हैं। वो हेडो से सवाल पूछना शुरू करती है यूकी के साथ उसके इंटरेक्शन के बारे में और जवाब पॉजिटिव आते हैं। हेडो खुद को लेकर ज़्यादा सोचने लगता है क्योंकि सवाल धीरे धीरे सीधे होने लगते हैं। आखिर में रिको पूछती है कि क्या उसने या यूकी ने कभी एक दूसरे को नॉन रोमांटिक तरीके से पसंद करने की बात कही है। हेडो झूठ बोल देता है और कहता है कि नहीं कहा। सिर्फ एक नेगेटिव जवाब से उसकी और यूकी की म्यूचुअल अफेक्शन स्कोर 96% आती है। रिको कहती है कि हेडो और यूकी पहले से ही एक कपल हैं। हेडो शर्म से लाल हो जाता है और तभी यूकी ग्रॉसरी शॉपिंग से लौटती है। हेडो को उससे आम बातें करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रिको उन्हें चैन से नहीं बैठने देती। वो अचानक यूकी से वही सवाल पूछने लगती है जो उसने हेडो से पूछे थे। हर सवाल के साथ हेडो शर्माता जाता है। यूकी हर सवाल का जवाब हाँ में देती है और उसका स्कोर 100% आता है। अब रिको को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके भाई और उसकी मेड के बीच 196% म्यूचुअल अफेक्शन है। वो सोचती है कि यूकी जल्द ही उसकी भाभी बनने वाली है। बाद में वे आरामदायक टेबल के नीचे डिनर करते हैं और रिको हेडो के बारे में शर्मिंदगी भरी बातें बताने लगती है। हेडो घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूकी उसकी बच्ची वाली साइड देखे। रिको समझ जाती है और यूकी को भी यही बताती है। हेडो गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन को सबक सिखाने की सोचता है। वो टेबल के नीचे उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कामयाब होने के बाद भी रिको कोई रिएक्शन नहीं देती। वो सोचता है कि क्या गलत है और टेबल के नीचे झांकता है, जहां उसे हैरानी होती है कि वो पूरे वक्त यूकी को लात मार रहा था। ये उसके लिए बस हल्का सा धक्का था, लेकिन यूकी लाल हो गई, सोचकर कि हेडो फिल्मों जैसे अंडर द टेबल फ्लर्टिंग की कोशिश कर रहा है। हेडो भी घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि वो पिछले 5 मिनट से क्या कर रहा था। दोनों के लाल होने पर रिको घोषणा करती है कि ये दोनों लव बर्ड्स के बीच कोई सीक्रेट ज़रूर है। अगली सुबह हेडो यूकी को अपने बगल सोते हुए पाता है और अचानक शर्म से भर जाता है। वो चुपचाप बिस्तर से निकलता है और यूकी से कुछ छिपाते हुए बाहर चला जाता है। बाहर निकलकर हेडो खुद को कोसता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स से समझौता नहीं कर पा रहा। लेटली यूकी को बहुत सारे बुरे सपने आ रहे थे और हेडो ने उसे कहा था कि अगर उसे अच्छा लगे तो उसके बगल सो सकती है। यूकी ने ये ऑफ़र तुरंत मान लिया, लेकिन अब हेडो को अपने बोलने का पछतावा हो रहा है क्योंकि यूकी के पास रहने से वो असहज महसूस करता है। उसे लेटली नींद भी पूरी नहीं आ रही क्योंकि यूकी हमेशा पास होती है। वो सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी यूकी दरवाज़ा खोलती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। हेडो कहता है कि आज साल का बड़ा साफ़ सफाई वाला दिन है, इसलिए वो जल्दी उठ गया, लेकिन ये बहाना बनाया हुआ है। सुबह होने के बाद हेडो को एहसास होता है कि वो हमेशा डरपोक नहीं रह सकता। वो यूकी से अपने दिल की बात कहने की सोचता है, लेकिन तभी उसकी बचपन की क्रश की याद आती है जिसने उसका इजहार ठुकरा दिया था और कहा था कि वो उसे प्यार नहीं करता, बस किसी की ज़रूरत थी। उधर यूकी हेडो की साफ़ सफाई की बात को सच मानती है और फर्श पोंछने लगती है। वो सारा कचरा इकट्ठा करती है और सोचती है कि पहली बार जब उसने फर्श पोंछा था
तो उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब मौका है खुद को साबित करने का। वो आत्मविश्वास से भरी होती है, लेकिन मचाई के पास दूसरी प्लानिंग होती है। हेडो के वहाँ पहुँचने तक यूकी फिर से फर्श पर गिरी होती है, गंदले पानी से भीगी हुई, और मचाई उसके सिर पर खड़ा होता है तौलिया लहराते हुए। वो माफ़ी मांगती है, लेकिन हेडो जानता है कि ये उसकी गलती नहीं। वो कुत्ते को उठाता है और यूकी को गर्म शावर लेने को कहता है, लेकिन जब वो उसे गीले कपड़ों में देखता है, उसका दिल 200 बीट्स प्रति मिनट की रफ्तार से धड़कने लगता है। वो शर्म से लाल हो जाता है और सोचता है कि यूकी जैसे मासूम और भोले इंसान के बारे में गंदी फीलिंग्स रखना गलत है। वो अचानक याद करता है कि कैसे उसकी माँ उसे छोड़ गई थी और फिर उसकी क्रश ने भी उसे ठुकरा दिया था। हेडो सोचता है कि वो यूकी के चले जाने का दर्द सहन नहीं कर पाएगा। तभी यूकी दरवाज़ा खटखटाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि सुबह से वो अजीब बर्ताव कर रहा है। हेडो दरवाज़ा खोलता है और उसे ठीक होने की बात कहने के लिए, लेकिन हैरानी से पाता है कि यूकी घुटनों के बल बैठी है, उसकी गोद तकिया बनाए तैयार है। वो चाहती है कि हेडो अपनी चिंताएं भूलने के लिए उसकी गोद में सिर रखे, लेकिन हेडो ऐसा नहीं करना चाहता, खासकर जब उसकी भावनाएं पहले से उलझी हुई हैं। वो यूकी को कहता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए किसी औरत की गोद में सिर रखना शर्मनाक है। यूकी अचानक उदास हो जाती है और पूछती है कि क्या हेडो उसे बोरियत से देख रहा है। फिर वो अचानक रोने लगती है और कहती है कि वो तो हमेशा से फेलियर रही है। उसे अपनी आंसुओं पर हैरानी होती है, क्योंकि उसे बहुत दिनों से रोया नहीं था। हेडो पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचता है कि यूकी को सांत्वना दे या भाग जाए। आखिर में वो उसे नहाने भेज देता है ताकि वो ठंड न पकड़े। यूकी मान जाती है और बाथरूम चली जाती है। हेडो को एहसास होता है कि उसने उसकी भावनात्मक टूटन का सबसे बुरा जवाब दिया। वो सोचता है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। उधर बाथरूम के दूसरी तरफ यूकी भी यही सोचती है। उसके बाद यूकी बहुत भावुक हो जाती है और छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है। बिना गलती के भी माफ़ी मांगती है। पहले वो तब रोती है जब हेडो कहता है कि उसने रेडिश खरीदना भूल गई। फिर जब वो कहता है कि मचाई बहुत मोटा हो रहा है, तो वो फिर से रोती है क्योंकि वो उसे ज़्यादा खिला रही थी। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो सड़क पर बिल्लियों की लड़ाई या पेड़ से पत्ते गिरने पर भी रोने लगती है। हेडो उसे समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं, लेकिन उसे बेहतर महसूस कैसे कराए ये नहीं पता। वो फिर भी उसे बुरे सपनों के वक्त अपने बगल सोने देता है, जिससे उसे नींद नहीं आती। वो न्यू ईयर ईव के दिन में झपकी लेने की सोचता है, जबकि यूकी काम में व्यस्त होती है। थोड़ी देर में वो उसे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए पूछने आती है, लेकिन हेडो गायब होता है और एक नोट छोड़ जाता है कि वो जल्द लौटेगा। यूकी थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन मचाई के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है। उसका आम बाज़ार बंद होता है क्योंकि साल का आखिरी दिन है, तो उसे सुपरमार्केट जाना पड़ता है, जो उसके लिए नया माहौल होता है। वो डिनर के लिए रोस्ट बीफ खरीदने का फैसला करती है, लेकिन घर लौटने पर पाती है कि हेडो डिनर बना रहा है और उसने भी रोस्ट बीफ ला रखा है। यूकी अचानक रोने लगती है और माफ़ी मांगती है कि उसने फिर से गलती कर दी। थोड़ी देर में वो शांत हो जाती है, लेकिन डिनर शुरू होते ही फिर से रोने लगती है। हेडो इसे देखकर बेबस महसूस करता है, क्योंकि वो यूकी को खुश करने की कोशिश में उसे रो रहा है। उस रात वो सोफे पर सोने का फैसला करता है और यूकी उसे कंबल ओढ़ा देती है। अगले दिन न्यू ईयर होता है और रिको हेडो और यूकी को साल का पहला मंदिर विजिट के लिए ले जाने आती है। यूकी कहती है कि ये मुश्किल होगा क्योंकि हेडो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है और वो उसे उठा नहीं पा रही। रिको को बुरा लगता है कि वो ऐसे खास दिन पर देर से सो रहा है, क्योंकि ये नया साल भी है और उसका बर्थडे भी। यूकी ये सुनकर रोने लगती है क्योंकि उसे अपने मास्टर का बर्थडे तक नहीं पता था। रिको को उसकी रोने की बात चौंकाती है और यूकी कहती है कि उसके आंसू गलत चल रहे हैं, हर छोटी बात पर निकल आते हैं। वो कहती है कि वो आंसुओं को रोक नहीं पाएगी, इसलिए अंदर ही रहेगी। रिको समझ जाती है और दोस्तों के साथ मंदिर जाने का फैसला करती है। यूकी से हेडो का ध्यान रखने को कहती है। यूकी अंदर जाती है और हेडो का स्मार्टफोन ज़मीन पर पड़ा पाती है। तभी नाका उसे मैसेज करती है कि वो हेडो और यूकी के साथ मंदिर जाना चाहती है। यूकी उसके साथ चली जाती है और मंदिर में नाका को ट्रेडिशनल कपड़ों में देखती है, जबकि वो फैशनेबल आउटफिट में होती है। नाका को हैरानी होती है कि यूकी अकेली आई, लेकिन बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसे साल के पहले मंदिर विजिट का महत्व नहीं पता। नाका समझाती है कि लोग इस दिन भगवान से अपनी मन्नतें मांगते हैं और किस्मत बताने वाली पर्चियाँ निकालते हैं। यूकी पर्ची निकालने का फैसला करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी किस्मत अनिश्चित है और उसे कई चीज़ों से दूर होना पड़ सकता है, तो वो रोने लगती है। नाका उसे बाहर ले जाती है, जहाँ यूकी कहती है कि ये मतलब है कि वो इस साल हीडो से दूर हो जाएगी। वो कहती है कि हीडो का उसकी तरफ रवैया अचानक बदल गया है और वो उससे दूरी बना रहा है। वो फिर रोने लगती है, कहती है कि हीडो को अब उसकी ज़रूरत नहीं और वो उसे छोड़ देगा। नाका को समझ नहीं आता कि उसे कैसे सांत्वना दे, तो वो अपनी कहानी सुनाती है जब उसे अपनी माँ की मौत पर आंसू नहीं रुक रहे थे। यूकी और ज़ोर से रोने लगती है। नाका कहती है कि उसकी माँ कहती थी कि आंसू तब निकलते हैं जब दिल में बहुत सारी भावनाएं दब जाती हैं।
वो सलाह देती है कि युक्की अपने आंसुओं को बहने दे ताकि दिल का बोझ हल्का हो सके। वो कहती है कि रोने से दुख कम होगा और वो फिर मुस्कुरा पाएगी। युकी को ये सुनकर अच्छा लगता है और नाका उसे दिल खोलकर रोने को कहती है। बाद में वे मंदिर जाकर मन्नतें मांगती हैं। युकी प्रार्थना करती है कि वो हेईडो और अपने दोस्तों के साथ रह सके। उधर हेईडो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। उसे अपने पापा का फ़ोन आता है जो आखिरकार शहर में लौटे हैं, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता तो पापा खुद घर की तरफ चल पड़ते हैं। उधर युकी नाका के साथ घर वापस आती है और बताती है कि आज हीडो का बर्थडे है। नाका को एक्साइटमेंट होता है और वो युकी को अच्छा गिफ्ट लाने की सलाह देती है ताकि वो उसे अकेले में दे सके। युकी को समझ नहीं आता कि क्या दे, तो नाका पूछती है कि हीडो को क्या पसंद है। युकी का पहला ख्याल कत्सुदा स्टोर का पोर्क कटलेट होता है, लेकिन नाका कहती है कि ये बर्थडे गिफ्ट के लिए ख़ास नहीं है। युकी सोचती है और उसे एहसास होता है कि हीडो को एक्शन फिगर्स पसंद हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि इन्हें एक्शन फिगर्स कहते हैं, और नाका को बताती है कि उसे डॉल्स पसंद हैं। लकीली नाका स्मार्ट होती है और उसे एक्शन फिगर स्टोर तक ले जाती है। युकी को एक खिलौना दिखता है जो हेडो के पास पहले से है और वो उसे लेने की सोचती है, लेकिन नाका कहती है कि ये लॉटरी जैसा है और उसे कोशिश जारी रखनी होगी। युकी मेहनत शुरू करती है, लेकिन कुछ राउंड्स के बाद उसे सिर्फ शाइनी खिलौने मिलते हैं, न कि लुकारियो जैसा टूटा हुआ। वो रोने लगती है सोचकर कि वो कुछ सही नहीं कर पाती। नाका उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी एक अंकल वहाँ आता है और युकी से पूछता है कि क्या वो एक स्पेल सीखना चाहती है ताकि सही खिलौना मिले। युकी को जिज्ञासा होती है और अंकल कहता है कि पहले उसे आंसू छोड़ने चाहिए क्योंकि उनमें बुरे आत्माएं रहती हैं जो आत्मविश्वास खा जाती हैं। वो बिना दवाओं के जैसे बोलता है और कहता है कि उसे दृढ़ संकल्प और मारने की चाहत रखनी होगी ताकि मशीन उसकी माने। युकी इतनी बेकरार होती है कि वो उसे मान लेती है और मशीन को धमकी देती है कि अगर इस बार सही खिलौना नहीं मिला तो उसे तोड़ देगी। नाका और अंकल उसकी तीव्रता से हैरान होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये ट्रिक काम कर जाती है और उसे लुकारियो मिल जाता है। युकी खुशी से झूम उठती है और अंकल का शुक्रिया अदा करती है। अंकल बताता है कि एक बार उसे भी ऐसा मौका आया था जब वो अपने बेटे के लिए खिलौना लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सका। वो शॉपिंग के लिए चला जाता है और युकी उसे कूल और दयालु मानती है। उधर रिको हेडो को सिर पर कराटे चॉप मारकर उठाती है और पूछती है कि वो अपने बर्थडे पर इतनी देर तक सोएगा। वो बताती है कि उनके पापा कभी भी घर आ सकते हैं। हीडो को होश आने से पहले ही युकी का नोट दिखता है कि वो मंदिर गई है। हीडो घबरा जाता है क्योंकि उसने युकी को पापा के बारे में नहीं बताया। रिको को ये अजीब लगता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि वे साथ रहते हैं। ये बात हीडो को अंदर तक हिला देती है और वो कहता है कि परिवार के साथ बातचीत करना आसान नहीं होता। उसे वो दिन याद आता है जब माँ चली गई थी और वो पापा से कारण नहीं पूछ सका। वो उनके तलाक के पीछे की वजह भी नहीं जान सका। पापा विदेश चले गए और रेयरली घर आए, इसलिए वो मौका नहीं मिला। अचानक एक मैसेज उसे झकझोरता है नाका से, जो कहती है कि युकी को हिम्मत दे क्योंकि उसे ख़राब पर्ची मिली। कुछ सेकंड में युकी लौटती है, आंखें सूजी हुई, और जल्दी से मेड की ड्रेस पहनने चली जाती है। हीडो तुरंत बताता है कि उसके पापा लौट रहे हैं और उन्हें युकी के अस्सासिन होने का पता नहीं है। वो सुझाव देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि युकी को छिपाना उसकी मेहनत को कम करना होगा। वो कसम खाता है कि वो उसे हर हाल में बचाएगा। रिको उसे चिढ़ाती है और रिजलर कहती है, लेकिन सलाह देती है कि वो युकी से ये बातें सीधे कहे। तभी उनके पापा घर आते हैं, वही अंकल जो युकी से बाजार में मिला था। रिको उन्हें गले लगाती है, लेकिन हीडो नर्वस और दूर दूर रहता है। वो पापा को युकी के बारे में बताने का फैसला करता है। युकी नीचे आती है और तब तक पापा को उसकी सारी ज़रूरी बातें पता चल चुकी होती हैं। वे बातें करते हैं जबकि हीडियो कॉफ़ी बनाता है। पापा कहते हैं कि वो युकी के पुराने मास्टर को जानते थे, जो एक सम्मानित इंसान थे। वो बताते हैं कि कैसे युकी के पुराने मास्टर ने उनसे उसकी देखभाल करने को कहा था। हीडियो चुपचाप सुनता है और लगता है कि वो फिर से तलाक के वक्त की तरह अकेला पड़ गया है। उसे एहसास होता है कि वो हमेशा दूसरों के बारे में अनुमान लगाता है, कभी सच नहीं जानने की कोशिश नहीं करता। उधर पापा युकी से बात ख़त्म करके रिको के घर जाने की सोचते हैं। रिको कहती है कि वो हीडो के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रुकें, लेकिन पापा कहते हैं कि हीडो को बर्थडे पसंद नहीं। वो उसे 16 साल का होने की बधाई देते हैं और पापा माँ की तरफ से गिफ्ट देते हैं। फिर वो मीटिंग के लिए विदेश लौटने की बात कहते हैं, जिससे हीडो को लगता है कि फिर से पापा से खुलकर बात नहीं हो पाएगी। पापा और रिको कैब में बैठते हैं, लेकिन हीडो हिम्मत जुटाता है और कैब का दरवाज़ा पकड़ लेता है। वो पापा से पूछता है कि क्या युकी यहाँ रह सकती है। पापा उसे घूरते हैं और पूछते हैं कि वो क्या करना चाहता है। हीडो कहता है कि वो युकी को अपने साथ रखना चाहता है। पापा कहते हैं कि वो अपने फैसले पर कायम रहे और माँ को समझा देंगे। वो चले जाते हैं और हीडो को अच्छा लगता है कि पहली बार वो पापा से कुछ कह पाया। पीछे युकी खुश हो रही होती है क्योंकि हीडो ने कहा कि वो उसे साथ रखना चाहता है। सूरज डूबने लगता है और युकी उसे बर्थडे की बधाई देती है।
वो उसे एक्शन फिगर गिफ्ट करती है, लेकिन हैरानी से पाती है कि उसे कसकर पकड़ने से वो टूट गया। वो फिर रोने वाली होती है, लेकिन हीडो अब उसकी फीलिंग्स समझता है। उसे एहसास होता है कि युकी कितनी तनाव में रही होगी जब वो ईमानदारी से बात करने से बच रहा था। वो अब ऐसा नहीं करना चाहता और अपने दिल की बात कहता है। वो बताता है कि ये एक्शन फिगर उसकी पसंदीदा सीरीज़ का है, जो बचपन में था जब उसके माता पिता साथ थे। वो अपनी असुरक्षाओं और पापा से दूरी के बारे में बताता है, सोचता है कि क्या वो रिश्ता सुधार सकता है। हीडो कहता है कि वो नहीं चाहता कि युकी के साथ उसका रिश्ता कम्युनिकेशन की कमी से ख़राब हो, इसलिए वो परिवार की तरह सब कुछ शेयर करना चाहता है। युकी को ये सुनकर अपने परिवार की याद आती है और वो फिर रोने लगती है, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। वो हीडो से पूछती है कि क्या वो सच में उसका परिवार बन सकती है। हीडो बेसब्री से जवाब का इंतज़ार करता है और कहता है कि सिर्फ वो ही ऐसा कर सकती है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। जब युकी कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है तो हीडो को उसमें रोमांस का एहसास नहीं होता और वो रोने लगता है। वो कमरे में लौटता है और सोचता है कि इतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी उसे दिल टूटने का दुख मिला, लेकिन वो ये भूल जाता है कि युकी दिल के मामलों में धीरे सीखती है। उधर वो किचन में गोभी काट रही होती है, तभी हीडो का इजहार उसके दिमाग में आता है। वो उसकी मुस्कान को बार बार याद करती है और अचानक दिल पकड़ लेती है, क्योंकि अंदर कुछ नई फीलिंग्स जाग रही होती हैं।